Once again, welcome back to my channel. My name is Rahul and you're watching Bihar Studio. So in this video, we are going to discuss about BSc Life Science Chemistry paper semester 4 and semester 4 में जो आपको इस पर सिलेबस मिला है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव, जिसमें अमाइन एंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड वगैरह पढ़ना है। तो अगर इसके हम सिलेबस की बात करें तो टोटल आपके 3 यूनिट है। यूनिट 1 में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ना है। यूनिट 2 जो है वो अमाइन एंड डाइजोनियम सॉल्ट्स है एंड यूनिट 3 हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में इन डिटेल पढ़ना है। तो ये इतना मतलब 3 ही यूनिट है, बट ये पूरा सेमेस्टर खत्म नहीं होता है। इसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बच ही जाता है, कहीं ना कहीं छूट ही जाता है टीचर से। तो बेसिकली मैं आपको क्या करूँगा कि जितने भी यूनिट हैं आपके पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग, जितने भी रिएक्शन है उसके मैकेनिज्म है, सारे मैं सिंगल वीडियो में, वन शॉट वीडियो में ही कवर करने वाला हूँ। इस वीडियो में ऑलरेडी मैंने बॉटनी जूलॉजी का अपलोड कर दिया, तो उसके बारे में बात नहीं करूँगा इस वीडियो में, सिर्फ केमिस्ट्री के बारे में बात करूँगा। कैसे पढ़ाने वाला हूँ तो ऑलरेडी मेरा नोट्स मैंने प्रिपेयर करके रखा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये मेरा नोट्स है, जहाँ पे पूरे सीक्वेंस वाइज आपको सारे रिएक्शन, उसके मैकेनिज्म जो डिफाइन करना है आपको एग्जाम में, पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको बस ये नोट्स पढ़ना है एंड देन फिर आप एग्जाम में जाके पूरा आपको एज इट इज मतलब कॉपी पेस्ट कर देना है, जिससे कि आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। ये नोट्स किन के लिए है तो ये नोट्स उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है जो मतलब हल्की फुल्की क्लासेस जाते हैं एंड बिल्कुल ही क्लास नहीं गए हैं सेमेस्टर में, या उनको समझ में नहीं आता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बस ये नोट्स ऐसा मैंने प्रिपेयर किया है कि बिल्कुल सबके लिए आइडियल है, सबको इसे पढ़ सकते हैं ईजिली। एंड जो इस वीडियो में मैं पढ़ाने वाला हूँ वो मैं अपने क्लास के नोट से पढ़ाऊँगा। क्लास के नोट्स में प्रॉब्लम ये होती है कि कई लोगों को राइटिंग समझ में नहीं आती है एंड सीक्वेंस जो है वो भी थोड़ा आगे पीछे रहता है, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम। बट इस जो ये जो आप पीडीएफ देख रहे हो इसमें बिल्कुल सीक्वेंस में है, जितने भी रिएक्शन है, जितने भी इसका मैकेनिज्म है, पार्ट है, वो सारे। तो ये यूनिट 1 का आपका पीडीएफ टोटल 22 पेजेस है एंड काफ़ी कंसाइज एग्जाम ओरिएंटेड है। जितने भी रिएक्शन है, सिर्फ रिएक्शन मतलब जितने भी आपके सिलेबस में यूनिट 1 में पढ़ने हैं सारे इंक्लूडेड है यहाँ पे। उसके अलावा इतना डेप्थ नहीं लिखना होता, क्योंकि अगर आप मार्केट में जो अमर मिलती है वो भी आप देखोगे कि आप पढ़ नहीं पाओगे, लेकिन ये आप इजीली पढ़ लोगे, सारे क्वेश्चन इससे बन जाएंगे। एंड सिमिलरली मैंने पीवाईक्यूज भी अपने फोल्डर में एंड टेलीग्राम पे डाल रखा है। तो आप इसको किस तरीके से लोगे, ये यूनिट 1 का पीडीएफ है एंड सिमिलरली मैं आपको यूनिट 2 एंड 3 का भी दिखा देता हूँ। अगर आपको पसंद आती हो ये नोट्स तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड इसे परचेस कर सकते हैं। एंड इसको परचेस करने के लिए बेसिकली इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं आपको मैं अपना व्हाट्सअप नंबर एंड इसके जो प्राइजेस है पीडीएफ के, बेसिकली मैं पेड रखता हूँ, पीडीएफ में फ्री नहीं रखूँगा, क्योंकि ये मैंने प्रिपेयर किया है। अगर नोट्स की बात रहती है, क्लास की नोट्स, तो मैं वैसे ही दे देता एंड वो समझ में भी नहीं आती है क्लास की नोट्स एंड सीक्वेंस भी आगे पीछे होती है। तो ये आइडियल आप कर सकते हो, ये आइडियल नोट्स है जो हर कोई पढ़ सकता है। आप चाहे क्लास गए हो नहीं गए हो, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी इजीली। लैंग्वेज भी काफ़ी यूज़ जो की है मैंने वो काफ़ी सिंपल की है। तो केमिस्ट्री काफ़ी आसान बनाने वाली है आपको एंड ईजिली आपका जो ये सेमेस्टर है वो निकाल देगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे भी खुद हार्ड लगता था, मुझे भी कुछ रिएक्शन समझ में नहीं आते थे, खास करके मैकेनिज्म वाले पार्ट। तो आपको बस यहाँ पर रट्टा मारना, मैंने भी रट के गया था, लेकिन रटने के लिए भी आपको कुछ ऐसा सोर्स होना चाहिए कि बिल्कुल आइडियल हो, बस उतना ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, ज़्यादा फालतू चीज़ें ना हो। वरना आपको मटेरियल तो काफ़ी मिल जाएंगे लेकिन इस तरीके का नहीं मिलेगा, जहाँ पर बिल्कुल हर रिएक्शन एकदम बिल्कुल सीक्वेंस में लिखी गई है। उसके सारे जो आप यहाँ पे खुद भी देख रहे हो, एडिशन, रेजोनेंस, कंट्रीब्यूशन ऑफ फेवर, ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूशन, हैलोजनेशन ऑफ एनिलीन, बिल्कुल एकदम सीक्वेंस में अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस मिलेगा। तो ये यूनिट 2 का है एंड यूनिट 2 का बेसिकली 2 पार्ट है। यूनिट 2 काफ़ी बड़ी यूनिट है, तो इसमें डाइजोनियम वाला मैंने अलग से प्रिपेयर किया है, डाइजोनियम का पार्ट। एंड ये इंपॉर्टेंट होता है आपके प्रैक्टिकल में भी, डाइजोनियम वाले रिएक्शन आते हैं उसमें प्रैक्टिकल कराते हैं। एंड ये यूनिट 3 का क्वेश्चन जरूर आता है आपके पेपर में एंड इम्पॉर्टेंट भी है, जहाँ से हमेशा आपका पायरिडीन, थायोफिन, फ्यूरेन एंड पायरोल के बारे में पूछा जाता है। तो आपने मेरा पूरा पीडीएफ देख लिया। सिमिलरली आपके बॉटनी केमिस्ट्री के सारे यूनिट वाइज मैंने इसी तरीके से आइडियल नोट्स बनाए हैं जो कि हर कोई पढ़ सकता है। उन्हें कोई भी ऐसा नहीं है कि राइटिंग में दिक्कत आ रही है या पढ़ने में लैंग्वेज बहुत हार्ड है या फिर बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी है, ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है आपको। एंड मैंने बता दिया, आपके पास अगर टेलीग्राम हो तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं सारे पीडीएफ डाल दूंगा। आपको क्या करना है कि आप बस मुझे मेरा व्हाट्सअप नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट करना है एंड लिखना है आपको पूरा डिटेल में कि बीएससी लाइफ साइंस सेमेस्टर 4 का मुझे कंबाइन नोट्स चाहिए। अगर आप सिर्फ केमिस्ट्री का लेते हैं तो आपको ये ज़्यादा पड़ेगा, अगर आप कंबाइन लेंगे तो वो काफ़ी कम पड़ेगा, मतलब बिल्कुल हाफ प्राइस पड़ जाएगा आपको। तो कंबाइन जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री का आप नोट्स लोगे तो उसके बाद आप क्या करोगे कि क्यूआर यूपीआई का रिक्वेस्ट करोगे मुझसे कि आप अपना स्कैनर भेज दो, मुझे ये नोट्स लेना है। मैं आपको स्कैनर भेज दूंगा, आप जैसे ही पे करते हो उसके बाद मुझे आप अपना
जो स्क्रीनशॉट है वो मुझे शेयर कर दो, मैं आपको टेलीग्राम का अपना लिंक दे दूंगा, जहाँ से आप इजीली आप टेलीग्राम पे ऐड हो जाओगे। एंड वहाँ पे सारे पीडीएफ जो है बिल्कुल सीरीज में लगे हैं, मतलब केमिस्ट्री का सारे यूनिट का लगे हैं, देन फिर बॉटनी का सारे यूनिट वाइज है, एंड फिर आपका जूलॉजी का सारे यूनिट हैं। तो एंड साथ में आपको पीवाईक्यू भी मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर की जो पूछी गई आस्क्ड क्वेश्चन है वो भी मैंने वहाँ पे ऐड कर रखा है। तो आपको बिल्कुल इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल एक जगह पूरे कंसाइज सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। एंड काफ़ी ये आपके सेमेस्टर को इतना स्मूथली निकाल देगा कि आपको पता ही नहीं लगेगा, बिल्कुल आप सफ़र नहीं करोगे। तो ये यूनिट 3 का आपका कंप्लीट नोट्स हो गया। एंड इसी सिमिलर वीडियो में अगर आपको फिर भी मेरे नोट्स पढ़ने के बाद आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हो, या फिर आप चाहते हो कि थोड़ा सा मैं समझ लूँ, तो आप ये कंटिन्यू कर सकते हो इस वीडियो को। बाकी ये जो नोट्स था मैंने आपको दिखा दिया है, जो कि मैंने प्रिपेयर किया है, जो मैं आगे आपको देने वाला हूँ। एंड बाकी जो यूनिट वाइज है वो मैं अपने खुद के क्लास नोट से ही मैंने पढ़ाया है, यूनिट 1 2 3 ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड आप मैंने सारे कुछ बता दिए हैं, आप बाई ईमेल भी ले सकते हैं, लेकिन मैं शिफ्ट कर रहा हूँ सारा कुछ टेलीग्राम पे, क्योंकि कई लोगों ने कहा कि टेलीग्राम पे ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि वहाँ पे जैसे पीडीएफ फॉर्म में होती है तो वो जस्ट खोलते हैं एंड पीडीएफ रीड करना स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि आपके ईमेल पे भी सेम चीज़ होती है, लेकिन वहाँ पे क्या है कि कभी कभी नेट का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसलिए आप टेलीग्राम का मैं अब एक्सेस देना स्टार्ट कर दिया। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। बाकी आप लेक्चर देख सकते हैं, एंड इसमें आपका पूरा सिलेबस कवर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड यू आर वाचिंग डी प्रो। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे सेमेस्टर 4 केमिस्ट्री का जो थ्योरी पेपर है आपका, उसमें आपके 3 यूनिट पढ़ने हैं। तो जो यूनिट 1 है आपका वो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो यूनिट 1 में आपको पढ़नी है कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स एलिफैटिक एंड एरोमेटिक। तो इसको हम इस एक वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे पूरा। तो सबसे पहले आपका प्रिपरेशन पढ़ना है ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिडिक एंड एल्कलाइड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो बेसिकली यहाँ पर हम प्रिपेयर करने वाले हैं आपका बाय ऑक्सीडेशन मेथड से कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करेंगे। देन उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव्स पढ़ना है। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, मैंने डेरिवेटिव्स मीन्स भी बताया था कि लाइक सिमिलर कंपाउंड हम बनाते हैं बाय केमिकल रिएक्शन, और ये या फिर रिप्लेसमेंट ऑफ एटम्स या ग्रुप्स को रिप्लेस करके बनाते हैं। एंड प्रिपरेशन एंड सिंथेसिस मीन्स भी मैंने बताया था कि प्रिपरेशन मीन्स होती है कि कोई भी लाइक कंपाउंड को हम कन्वर्ट करते हैं, ना कि न्यू कंपाउंड बनाते हैं। सिंथेसिस में न्यू कंपाउंड आपका बनता है। एंड एलिफैटिक एरोमेटिक भी मैंने डिस्कस किया था। एलिफैटिक मीन्स ब्रांच्ड या फिर स्ट्रेट चैन को कहते हैं, एंड एरोमेटिक जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है या साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है उसे हम एरोमेटिक कहते हैं। देन उसके बाद आपको रिएक्शंस नेम रिएक्शंस पढ़ने हैं। तो नेम रिएक्शंस में आपके पढ़ने हैं सबसे पहले हेल-वोलार्ड जेलिंस्किस रिएक्शंस, एंड दूसरा है क्लेंसन कंडेंसेशन, फिर रिफॉर्मेस्टिक रिएक्शंस, पर्किन कंडेंसेशन वगैरह कुछ नेम रिएक्शंस पढ़ने हैं। तो 1 बाय 1 हम इसे डिस्कस करते हैं। तो ये आपके यूनिट 1 का सिलेबस हो गया पूरा, यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक का। तो अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को मैं काफ़ी शॉर्ट रखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ऑलरेडी अपने नोट्स प्रिपेयर कर चुका हूँ। तो मैं अपने नोट्स के हिसाब से ही आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, एंड अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। एंड पूरा आपका यूनिट वाइज हर प्रॉपर मैंने किसी भी रिएक्शंस को नहीं छोड़े हैं, प्रॉपर मैंने सिलेबस से स्टिक रख के नोट्स मैंने प्रिपेयर किए हैं। तो सबसे पहले पढ़ना है आपका प्रिपरेशन मेथड कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। तो सबसे पहला जो आपका है बाय अल्कोहल मेथड पढ़ना है, कि हम किस तरीके से अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। तो सबसे पहले हम प्राइमरी अल्कोहल लेंगे, जहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल आर रेडली ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं कि प्राइमरी अल्कोहल ले रहे हैं, जहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, यहाँ पे आप देखो मैंने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा है KMnO4 एंड K2Cr2O7। तो KMnO4 जो होती है वो एसिडिक और बेसिक या न्यूट्रल मीडियम तीनों में डाल सकते हैं, एंड K2Cr2O7 है वो जॉन्स रिएजेंट K2Cr2O7 एंड जॉन्स रिएजेंट CrO3H2SO4। तो ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आते हैं। तो इनका यूज़ करके हम बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल जिसमें हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे, एंड ये यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड आपको फॉर्म होते हुए नजर आएगा। तो यहाँ पर एक कार्बन है तो एक ही कार्बन वाला प्रोडक्ट भी बनेगा, ये आपको काफ़ी काम आने वाला। जैसे कि कहीं पे आपके रिएक्टेंट में 2 कार्बन है तो 2 ही कार्बन वाले प्रोडक्ट भी बनेंगे। देन मैंने इसके अलावा एग्जाम्पल भी लिया है। यहाँ पर देखो 2 कार्बन वाले प्रोडक्ट है, प्राइमरी अल्कोहल है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने डाला है, एंड यहाँ पे 2 ही कार्बन वाले आपको कार्बोक्सिलिक एसिड वाले भी मिलेंगे।
देन हमने ये एलिफैटिक वाले पढ़ लिए जहाँ पर ओपन चैन वाले और स्ट्रेट चैन वाले बन रहे हैं। देन इसके अलावा एक और यहाँ पर आप पॉइंट है कि 2 डिग्री अल्कोहल आर नॉट यूज्ड एज दे आर ऑक्सीडाइज इनटू कीटोन्स। तो जो 2 डिग्री वाले अल्कोहल होते हैं वो बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाते हैं, क्योंकि ये मतलब कीटोन में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। सबसे पहले आप अल्कोहल के पहचानो कैसे कि प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी। तो इसको पहचानने के लिए आप हाइड्रोजन देखोगे, अगर उसके लाइक कार्बन पे तीनों हाइड्रोजन प्रेजेंट है और फिर OH लगा है तो समझो कि प्राइमरी अल्कोहल है। अगर सिर्फ उस पर एक ही हाइड्रोजन है तो सेकेंडरी अल्कोहल हो गई, एंड उस पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो टर्सरी अल्कोहल हो जाती है। बेसिकली वहाँ पर कोई भी फ्री हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। इसके अलावा हम देखेंगे, हमने एलिफैटिक वाला पढ़ लिया कि किस तरीके से बनता है। देन एरोमेटिक में आप देखोगे कि जो हमें साइक्लिक वाला स्ट्रक्चर बना रहे हैं, एरोमेटिक मीन्स साइक्लिक का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर देखोगे प्राइमरी अल्कोहल है, यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे तो यहाँ पे बेंजोइक एसिड बेसिकली बन गई है। यहाँ पे देखो COOH, यहाँ CH2 की जगह COOH जुड़ गई है। अब हमारा जो सेकंड ये है, बाई सेकंड मेथड क्या है कि एल्डिहाइड से हम प्रिपेयर करेंगे। इसमें जितने भी हम प्रिपरेशन बना रहे हैं वहाँ पे बाई ऑक्सीडेशन मेथड ही हम बनाएंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन जो एजेंट है वो आप याद रखना। जैसे बाई एल्डिहाइड हमें बनानी है तो क्या करेंगे कि दे आर ऑक्सीडाइज बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी हम यूज़ करेंगे और बनाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। देखो आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारा KMnO4 K2Cr2O7 एंड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारा टॉलेंस रिएजेंट AgNO3 का होल 2 एंड फेलिंग्स रिएजेंट। फेलिंग्स में बेसिकली कॉपर यूज़ होगा आपका। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से रिएक्शंस चलेगा। तो ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप हो गया एंड ये आपका टॉलेंस रिएजेंट, और यहाँ पर क्या बन रहा है कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन। तो इस कंपाउंड को आप याद रखना RCOO माइनस। तो इसे कार्बोक्सिलेट आयन एंड सिल्वर मिरर आपका Ag बनेगा। देन एल्डिहाइड में ये फेलिंग रिएजेंट है आपका Cu+2 एंड ये भी कार्बोक्सिलेट आयन बनाएगा एंड रेडिस ब्राउन C2O बनाएगा। देन इसके अलावा हम बाय कीटोन मेथड भी करेंगे, इसका भी ऑक्सीडेशन कराएंगे। तो मान लो कि ये आपका कोई कंपाउंड है ये पूरा, तो इसमें देखो आप 4 कार्बन है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि हम डिवाइड करते हैं, ये आपका कीटोन ग्रुप है तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे एंड यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक OH यहाँ पे आके लग जाएगा एंड यहाँ पे एक OH लगेगा। तो 2 कार्बन है यहाँ पे, तो 2 कार्बन वाले प्रोडक्ट भी बनेंगे CH3 एक 2 कार्बन वाले, ये इस तरीके से बनेगा। KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम डाल रहे हैं, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं कीटोन का। तो इस तरीके के कंपाउंड जहाँ पर भी आपको कीटोन दिखे एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग दिखे तो इसे आप लाइक सिमेट्रिकली डिवाइड कर दो एंड OH लगा दो दोनों तरफ। देन इसके अलावा फ्रॉम एल्काइल बेंजीन से हमें बनानी है, ये है एल्काइल बेंजीन। यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे एंड यहाँ पे देखो COOH बन गया, CH3 की जगह COOH यानी बेंजोइक एसिड इसका नाम देते हैं। देन फिर यहाँ पर CH3 एडजेसेंट पर है तो दोनों पे COOH आएगा, यहाँ पे देखो दोनों पे COOH, तो इसे पैथिलिक एसिड कहते हैं। देन यहाँ पे CH2 CH3, तो यहाँ पे क्या है कि 2 लगातार हैं आपका कार्बन का ग्रुप, तो यहाँ पर एक ही COOH आपका ऐड होगा तो इसे हम बेंजोइक एसिड बोलते हैं। तो ये चीज़ें ना ध्यान में आप रखना। अब हम नेक्स्ट आते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स। तो नाइट्राइल से हम किस तरीके से बनाएंगे, तो यहाँ पर देखो RCN+H2O हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। तो सबसे पहले RCONH2 बनेगा, इसको आप याद रखो RCONH2 एंड फिर H2 डालेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड फाइनली हमारा बन जाएगा। तो एक एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि जहाँ पर भी आपको CN ग्रुप दिखे, नाइट्राइल ग्रुप दिखे प्लस हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, देन सबसे पहला प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 एंड CONH2 बनता है, फिर इसको फर्दर कराएंगे हाइड्रोलिसिस तो CH3 CH2 COOH बन जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट होता है ना, जितना आपका रिएक्टेंट में कार्बन है उतना ही प्रोडक्ट में भी कार्बन बेसिकली होगा। आप उसे ज़रूर मतलब एक बार जोड़ कर देखना कि उतना ही कार्बन है कि नहीं, आपको एक्स्ट्रा कार्बन यहाँ पर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। देन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट MgBr, आप जानते हो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में होता है। तो ये सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या लिया है, CO2 लिया है। देन CH3 MgBr है, तो क्या है कि CH3 ये अटैक करेगा आपका कार्बन ग्रुप पे एंड MgBr अटैक करता है O पे। तो कार्बन पे अटैक किया तो CH3 यहाँ कार्बन पर जुड़ा एंड MgBr यहाँ ऑक्सीजन पर जुड़ा। देन इसके अलावा हाइड्रोलिसिस हम करा रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि जो यहाँ पे एक आपका OH एंड H है, तो जो OH है वो आपका यहाँ पे अटैक करेगा कार्बन पे, तो CH3 COOH हो गया आपका एंड जो H है वो आपका ऑक्सीजन पे आएगा। तो यहाँ पे आप देखो Mg के साथ Br है एंड H यहाँ पर OH। तो इस तरीके से आप
जो रिएक्शंस है उन्हें याद रख सकते हैं। देन एल्काइल हैलाइड यानी हैलाइड ग्रुप से बनानी है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह से बनानी है हमें। तो यहाँ पे सबसे पहले हैलाइड ग्रुप लेंगे RCOCl, ये आपका एल्काइल हैलाइड है। तो हाइड्रोलिसिस हम कराते हैं तो OH में बटेगा, तो OH इसका साथ CO के साथ जाएगा एंड क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन आएगा, तो RCOOH प्लस HCl आपका बन गया। देन एग्जाम्पल है, यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे एल्काइल हैलाइड ग्रुप है, वापस यहाँ पे OH किसके साथ जाएगा, CO के साथ, एंड HCl के साथ जाएगा। तो यहाँ पर CH3COOH एंड HCl यानी कार्बोक्सिलिक एसिड बन रही है एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रही है। देन अब डेरिवेटिव्स के बारे में हम बात करेंगे। मैंने कहा था कि जो डेरिवेटिव्स वगैरह होते हैं वो भी सिमिलर कंपाउंड बेसिकली फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर एसिड डेरिवेटिव्स हैं, तो RCO ये Z मान लो कुछ एटम होगा, तो यहाँ पे OH हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, OH इसके साथ जाएगा एंड H इसके साथ जाएगा। इसके अलावा डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट NaOH लिए हैं हमने। देन नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम डायरेक्टली गिव कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। तो जब आप हाइड्रोलिसिस कराते हो एस्टर का, एस्टर आप जानते हो कि COO होता है एस्टर, इसे आप इस तरीके से फैला के लिखो। तो एसिडिक मीडियम में ये डायरेक्टली आपका कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल देता है। एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन बेसिक मीडियम में बात करें तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक आयन देती है विच ऑन एसिडिफिकेशन गिव्स corresponding कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी इसके अलावा जब एसिडिफाई कराते हैं हम तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। मैंने कार्बोक्सिलेट आयन के बारे में बताया था कि COO नेगेटिव को कार्बोक्सिलेट आयन हम कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि सबसे पहला जो मैंने बताया था कि जो एस्टर का है एसिडिक मीडियम में हम कराते हैं, तो ये सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल देता है। एंड दूसरा हमारा था कि हम बेसिक मीडियम अगर लें, यानी ये देखो बेसिक मीडियम लें तो यहाँ पे क्या होता है कि आयन बनती है, कार्बोक्सिलेट आयन बनती है एंड अल्कोहल बनता है। एंड फर्दर इसे ये करवाते हैं एसिडिफिकेशन, यहाँ पर H3O प्लस एसिडिफिकेशन कराते हैं तो एसिटिक एसिड बन रही है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड बन रही है। तो आप मेरा नोट्स को देख सकते हो यहाँ पे। तो अभी तक हम बेसिकली प्रिपरेशन का पार्ट खत्म कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे नेम रिएक्शंस में आ गए, हेल वोलार्ड जेलेंसी रिएक्शंस। तो नेम रिएक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, आप इसके रिएक्शंस के साथ मैकेनिज्म को ज़रूर याद करके जाएँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले हेल वोलार्ड को डिस्कस करने वाला हूँ। व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड विथ अल्फा हाइड्रोजन is treated with red phosphorus in small amount and halogen, there would be halogenation of alpha carbon and alpha halocarboxylic acid will be formed। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये तो डेफिनेशन हो गई। तो सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है डेफिनेशन कि जो आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड है यानी अल्फा हाइड्रोजन उसके पास होना चाहिए, यानी आपके जो फंक्शनल ग्रुप है उसके बगल के कार्बन पे जो हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है उसी को हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। एंड इसे हम रिएक्ट करा रहे हैं रेड फास्फोरस एंड हाइलोजन और हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। देन क्या हो रहा है कि जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है वो यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है हमारा अल्फा कार्बन पे एंड अल्फा हाइलोकार्बोक्सिलिक एसिड बन रही है, यानी जो आपका फंक्शनल ग्रुप है उसके अल्फा कार्बन पे हाइलोजन ग्रुप ऐड होना चाहिए। तो इसी को हम अल्फा हाइलोकार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, अल्फा हाइलोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका मैकेनिज्म काफ़ी सिंपल सा है, मैं ज़्यादा मैकेनिज्म नहीं डिस्कस करने वाला हूँ, आप एक बार देख लो क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। एंड मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ 1 सेकंड के लिए। ओके, तो हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो इसका आप मैकेनिज्म रट के जाओ, मैं कहूँगा कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है हेल वोलार्ड जेलेंसी रिएक्शंस। इसमें हम अल्फा हाइलोकार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। देन इसके बाद आता है हमारा एसिड क्लोराइड प्रिपरेशन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड से, यानी यहाँ पे आप देखो जितने भी हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, इसे हम इसके थ्रू प्रिपेयर कर रहे हैं एसिड क्लोराइड, यानी ROCl प्रिपेयर कर रहे हैं, ROCl। तो यहाँ पे जो हम रिएजेंट ले रहे हैं PCl3, PCl5, SOCl2, तो इससे आपके डिफरेंट यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहे हैं। फर्स्ट में RCOCl बन रहे हैं, देन H3PO3 बन रहा है, एसिड क्लोराइड यही है। एंड इसके अलावा साइड में फास्फोरस एसिड निकल रही है। देन दूसरे में PCl5 लिया तो एसिड क्लोराइड बना, इसके अलावा POCl3 और HCl बना। देन थर्ड में हमने लिया है SOCl2, तो एसिड क्लोराइड बना RCOCl प्लस SO2 HCl, दोनों गैसेस फॉर्म में तो उड़ जाएंगे। तो ये सबसे बेस्ट मेथड होती है एसिड क्लोराइड बनाने का SOCl2 के थ्रू। तो बेसिकली यहाँ पे वही सब रिएक्शंस आपके दिए गए हैं। एसिड क्लोराइड से हम डिफरेंट रिएजेंट डाल के हम क्या बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखो एसिड क्लोराइड को अगर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड हम यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं। देन ये आपके मैकेनिज्म पार्ट हो गया। मैकेनिज्म पार्ट यहाँ पे जो मैंने बताया है वो बेसिकली SOCl2 का बताया है, क्योंकि वो
काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और बेस्ट मेथड भी है एसिड क्लोराइड बनाने का। ये उसके अलावा है PCl5 वाला का मैकेनिज्म है। बेसिकली ये वाला मैकेनिज्म पार्ट है ना, वो आपका आता नहीं है। नेम रिएक्शन का मैकेनिज्म पार्ट वो कहते हैं कि एक्सप्लेन करो पेपर में। देन फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो यहाँ पे हम एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन कर रहे हैं बाय कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमने लिया, देन H2SO4 या P2O5 डालेंगे तो एनहाइड्राइड बनता है, R C डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड O एंड R। तो इसी को हम एनहाइड्राइड बोलते हैं। रिएजेंट को आप याद रखो कि H2SO4 P2O5 लेते हैं। देन ये उसका मैकेनिज्म पार्ट हो गया। ओके, तो अब हम आते हैं कि अमाइड प्रिपरेशन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अमाइड हम कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, देन अमोनिया जिसे हम स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं, तो इससे अमोनियम सॉल्ट बनती है। लेकिन यही अमोनिया के साथ हम हीट करा देते हैं तो इससे हम एमाइड बना लेते हैं, RCONH2। यही इसी को हमें प्रिपेयर करना है, एमाइड प्लस वाटर बनता है। ये उसका मैकेनिज्म पार्ट हो गया। देन समरी की बात करेंगे तो ये आपका समरी पार्ट हो गया, एक ओवरव्यू हो गया, जहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड जो होती है उसे हम डिफरेंट रिएजेंट डाल के सेम, मतलब जो प्रोडक्ट अभी हमने डिस्कस किया है पीछे, वही प्रोडक्ट बन रहे हैं। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो कि SOCl2 बना रहे हैं तो एसिड क्लोराइड बन रही है कार्बोक्सिलिक एसिड में, फिर NOH डाल रहे हैं तो ईस्टर बन रहा है, अल्कोहल डाल रहे हैं तो यहाँ पे ईस्टर बन रहा है, देन RNH2 या DCC डाल रहे हैं तो एमाइड्स बन रही है, लिथियम एल्यूमिनियम H4 डाल रहे हैं तो यहाँ पर क्या बन रहा है, प्राइमरी अल्कोहल बन रही है। तो इसी प्रकार से ये एक समरी के रूप में हो गया। देन इसके अलावा एमाइड की रिएक्शंस है, जहाँ पर सबसे पहले एसिडिफिकेशन हमने कराया तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, NH4 प्लस Cl बाहर आया, फिर NaOH डाले तो यहाँ पर एस्टर बन गया, देन NH2 लिथियम एल्यूमिनियम H4 डाला तो यहाँ पे NH2 ग्रुप ऐड हो रही है कार्बन पे। देन उसके अलावा ये काफ़ी जो चार्ट बन रही है, बड़ा सा आपका गोला दिख रहा है, ये भी एसिड क्लोराइड बनाने का एक, मतलब एसिड क्लोराइड से हम कौन कौन सा प्रोडक्ट बेसिकली बना सकते हैं। तो मैंने वहाँ पर बताया था कि जो एसिड क्लोराइड को हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाती है। फिर उसके अलावा यहाँ पर अल्कोहल एंड पैरिडीन मिलाते हैं तो क्या बनेगा, फिर MgX डालते हैं। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखो ये रिएक्शंस। अब आते हैं एसिड एनहाइड्राइड रिएक्शंस, जहाँ पर हम बेसिकली एनहाइड्राइड से एसिड एनहाइड्राइड को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये आपका ईस्टर्स वाले रिएक्शंस हो गए, जहाँ पर ईस्टर आप जानते हो C डबल बॉन्ड R C डबल बॉन्ड O R डैश को कहते हैं। एंड इसको हम क्या करा रहे हैं कि एसिडिफिकेशन कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल बन रहा है। देन फिर NH3 अमोनिया एंड ईथर लेते हैं तो यहाँ पे अमाइड बनती है। देन उसके अलावा लिथियम एल्यूमिनियम H4 डाला तो यहाँ पे अल्कोहल बना, सेकेंडरी अल्कोहल एंड प्राइमरी अल्कोहल। देन डायबा एंड H3O डालते हैं तो कीटोन बना आपका, सॉरी ये एल्डिहाइड है। एंड अल्कोहल लगभग सभी में बन रहे हैं आपके, यहाँ पे देखो सभी में अल्कोहल बन रहे हैं। देन तो मैंने कहा था कि जो ये यूनिट है उसमें नेम रिएक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक तो हमने डिस्कस कर लिया अभी हेल-वोलार्ड वाली। देन दूसरा नेम रिएक्शन है क्लिंसन कंडेंसेशन। तो आप जितने भी नेम रिएक्शंस है उसे अपने कॉपी में ज़रूर लिख लें और मैकेनिज्म लिख लें, ये आपका पूछा ही जाएगा। इसमें से आपका मतलब 3 तो बिल्कुल ही आपको आएंगे, मतलब लिखने के लिए आएंगे, 5 वो दे देंगे, आप 3 लिखो, 2 लिखो, इस तरीके से वो वहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा। तो ये मेजोरिटी आपका एक पोर्शन बन जाता है। देन इसके अलावा इस यूनिट से आपके प्रोडक्ट आ सकते हैं। देन डेरिवेटिव्स आप किस तरीके से प्रिपेयर करें वो आएंगे। तो क्लिंसन कंडेंसेशन अगर कुछ भी नहीं, अगर आपको याद हो रहा है तो आप बेसिकली नेम रिएक्शंस को रट लो, बस उतना ही। इसमें शायद आपके चार नेम रिएक्शंस हैं आपको मिलेंगे। एक तो हेल-वोलार्ड हमने कर लिया, क्लिंसन है, परकिंसन है। देन इसके अलावा आपका रीफॉर्मेस्ट्री रिएक्शन है, तो ये एक है। तो अब हम नेम रिएक्शंस को ही कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इथाइल एसीटेट लेते हैं। देन इसके अलावा C2H5O इन्हें लेते हैं तो बीटा कीटो ईस्टर बनता है। आप यहाँ पर देखो ये हो गया आपका कीटोन, सॉरी ईस्टर एंड अल्फ़ा एंड बीटा पे आपका कीटो ग्रुप है, तो ये हो गया ना बीटा कीटो ईस्टर। तो ये इथाइल एसीटेट है, ये इथाइल ग्रुप एंड इस पूरे को एसीटेट ग्रुप हम कहते हैं। तो मैकेनिज्म सिंपल सी है इसकी। सबसे पहले हम C2H5 वो लेंगे, ओपन नेगेटिव चार्ज, एंड ये जो आपका है 1 मोल यहाँ पर यूज़ करेंगे। एंड क्या करेगा कि जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पे अटैक करती है एंड H बाहर जाएगा आपका, तो बन जाती है CH2 C डबल बॉन्ड O। ये बेसिकली आप रट लो, जो भी मैकेनिज्म है एज इट इज़ 5 स्टेप्स हैं एंड 5वां स्टेप्स लिख कर याद कर लो।
मतलब उसी में आपके मतलब एक फ़ायदा का एक ये है, इसमें अगर आप समझने जाओगे तो काफ़ी मतलब आपको उलझने महसूस होंगे। तो अपने तरीके से इसे रट लो। वही मैं कहूँगा, 1 मोल यहाँ पर यूज़ हुआ है, यहाँ पर 2 मोल आपको दिख रहा है, तो 1 मोल यहाँ पर यूज़ हुई है एंड 1 मोल यहाँ पे यूज़ हुई है, तो ऑक्सीजनियम आयन बना है। देन इसके अलावा फिर सेम प्रोडक्ट जो बना है उसे रिएक्टेंट में लेंगे एंड ये OCH2 बाहर एंड इसमें डबल बॉन्ड यहाँ पर बन रही है, ये आप देखो ये बाहर गई ये वाला प्रोडक्ट। देन ये स्टेप 5 है। स्टेप 5 में बेसिकली, तो स्टेप 5 में हम क्या करेंगे कि CH2H5O Na लेंगे एंड इसमें तो यहाँ पे बेसिकली ऐड हो रहा है यहाँ पे आपका। देन रेजोनेंस स्ट्रक्चर अरेंज करते हैं एंड ये बनता है आपका फाइनल। देन स्टेप 5 में दिखा रहा हूँ आपको, ये आपका स्टेप 5 है जिसमें फाइनली आपका बीटो कीटो ईस्टर बन जाता है एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड बनती है। देन आपका नेक्स्ट नेम रिएक्शन है रिफॉर्मेस्टिक रिएक्शंस। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बता रहा हूँ, जो आपका नेम रिएक्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अभी तक हमने 2 कर लिया है नेम रिएक्शन, ये थर्ड वाला है तो इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इन दिस रिएक्शन अल्फा हेलो ईस्टर रिएक्ट विद एल्डिहाइड कीटोन इन प्रेजेंस ऑफ जेडन मेटल टू फॉर्म ए बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर। तो यहाँ पे हम जहाँ पर भी आपको कीटोन दिखे एंड अल्फा ब्रोमो ईस्टर यानी ईस्टर के जो एडजेसेंट कार्बन है उस पर कोई भी हेलोजन ग्रुप दिख जाए, जैसे ब्रोमीन क्लोरीन वगैरह दिख जाए और जिंक मेटल हो, तो आप सीधा मतलब उसे बता दो कि ये रिफॉर्मेस्टिक रिएक्शंस है और प्रोडक्ट जो बनती है बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर बनती है। ये ईस्टर हो गया ग्रुप एंड बीटा अल्फा, ये अल्फा कार्बन एंड बीटा कार्बन पर आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा OH ग्रुप। यहाँ पे आप साफ देख सकते हो, ये आपका ईस्टर एंड अल्फा, ये आपका अल्फा हो गया एंड ये बीटा कार्बन पर हाइड्रोक्सी। तो इसको आप याद रखना कि बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर बनती है। देन फर्दर इसको वाटर वगैरह निकाल दे तो अल्फा बीटा एंड सैचुरेशन, लेकिन जो आपका मेन प्रोडक्ट है रिफॉर्मेस्टिक का वो बेसिकली यही बनता है। देन ये आपका मैकेनिज्म पार्ट हो गया, मैं उतना डिस्कस करूँगा नहीं। हाँ, तो अब मैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड डिस्कस कर लेता हूँ। मान लो कि आया तो आप किस तरीके से पहचानोगे। एक तो सबसे पहले एरोमेटिक एल्डिहाइड ग्रुप हो, यहाँ पर देखो एल्डिहाइड CHO वगैरह है। देन उसके अलावा आप पहचानोगे कि कीटोन के अल्फ़ा कार्बन पे हेलोजन ग्रुप हो, जैसे यहाँ पर देखो ब्रोमीन है, यहाँ पर आयोडीन है, तो इस तरीके से पहचानोगे। और एक और है यहाँ पे हम रिएजेंट यूज़ करते हैं, जिंक मेटल का यूज़ करते हैं एंड जो प्रोडक्ट बनता है वो तो आपको मालूम है कि ईस्टर एंड अल्फ़ा एंड बीटा, बीटा पे हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पे अटैच है, तो ये बन जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर। तो सेम इसी तरीके से आपको ये भी प्रोडक्ट बनानी है, ईस्टर है एंड इस पे हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड करते हैं हम। तो अब हम नेक्स्ट नेम रिएक्शन आते हैं परकिन रिएक्शंस। तो परकिन में क्या करते हैं कि जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होती है यानी साइक्लिक स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड CHO ग्रुप होना चाहिए, व्हेन हीटेड विद एनहाइड्राइड ऑफ एन एलिफैटिक एसिड कंटेनिंग 2 अल्फा हाइड्रोजन, यानी जो भी एनहाइड्राइड ग्रुप है उसमें 2 हाइड्रोजन, जो कार्बन आइटम है उसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन मिलना चाहिए। मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से। प्रेजेंस ऑफ सोडियम पोटेशियम सॉल्ट रिजल्ट इन कंडेंसेशन टू फॉर्म अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनती है। तो यहाँ पर आप एग्जांपल के थ्रू समझो कि सबसे पहले क्या चाहिए, एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो यहाँ पर साइक्लिक स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड है, CHO ग्रुप है। देन इसके अलावा एनहाइड्राइड ग्रुप क्या हो गया कि C डबल बॉन्ड O R, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O एंड R। तो ये हो गया आपका एसिटिक एनहाइड्राइड। तो इसके जो अल्फा है उस पर क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, मतलब जो अल्फा कार्बन है उस पर हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन ग्रुप होना चाहिए, 2 हाइड्रोजन कंटेन करना चाहिए। तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब क्या बनेगा, इसमें बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड वाला बना है बेंजीन यहाँ पे एंड CH डबल बॉन्ड CH3OH, ये सिनेमिक एसिड इसका नाम है एंड एसिटिक एसिड ये बन गया CH3COOH। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है आपका जहाँ पर बेंजल डिहाइड एल्डिहाइड ग्रुप है एंड एनहाइड्राइड ग्रुप है, पूरा एनहाइड्राइड ग्रुप है। इसके बगल वाले जो कार्बन है उसके पास हाइड्रोजन एटम भी है और ये क्या बनाएगा कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनाती है। देन इसका मैकेनिज्म हो गया परकिन का। तो यहाँ पे सिनेमिक एसिड प्लस ये एसिटिक एसिड बन गया। देन इस यूनिट, ये यूनिट आपका खत्म हो चुका है। लास्ट में हमारा एक बच गया था प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम ईस्टर। तो ये भी हमने डिस्कस ही कर लिया कि ईस्टर को बेसिकली हम हाइड्रोलिसिस या एसिडिफिकेशन कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाती है। ये इसका मैकेनिज्म हो गया, जहाँ पर हम एसिड डालते हैं तो क्या होता है एंड बेस डालते हैं तो किस तरीके से बनता है।
तो यहाँ पे हमारी जो यूनिट 1 थी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड वाली प्रिपरेशन एंड इसके डेरिवेटिव्स वाले एंड नेम रिएक्शंस हमने देखे। नेम रिएक्शंस वापस मैं कहता हूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसे आप करके जाओ, मतलब रट के जाओ। एंड जो प्रोडक्ट वाले हैं चीज़ें, प्रिपरेशन वाली पार्ट है प्रोडक्ट वाले, उसे आप ज़रूर याद रखें। एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। एंड यूनिट 2 जो आपकी अमाइंस है उसे मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग DU Pro। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपके सेमेस्टर 4 केमिस्ट्री थ्योरी का पेपर है उसके बारे में। तो इसमें आपको 3 यूनिट पढ़ने थे। प्रीवियस वीडियो में हमने यूनिट 1 को कवर कर लिया था, जिसका कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स हमने कवर किया था। आज हम बात करेंगे यूनिट 2 के बारे में। तो यूनिट 2 में आपका क्या पढ़ना है, 1 सेकेंड, ओके, अब प्रॉपर आपको लाइट आ रही होगी। तो यहाँ पे अमाइंस के बारे में पढ़नी है एंड डाइजोनियम सॉल्ट्स। तो यहाँ पे हम अमाइंस का पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे इस वीडियो में। तो अमाइंस में क्या पढ़ना है, प्रिपरेशन पढ़ना है, नेम रिएक्शन पढ़ना है एंड कुछ रिएक्शन है जैसे हॉफमैन, सिटीजफ्स वगैरह पढ़नी है एंड केस, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन केस, एनिलीन के बारे में पढ़ना है, नाइट्रेशन, ब्रोमिनेशन एंड सल्फोनेशन एंड बेसिसिटी ऑफ अमाइंस के बारे में पढ़ना है। तो बेसिसिटी भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एंड डाइजोनियम जो टेस्ट है जो अमाइंस में ही आती है आपका, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन इसमें मेजोरिटी पार्ट आपका अमाइंस का कवर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से यूनिट 2 हमारा स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम प्रिपरेशन की बात करेंगे क्योंकि सिलेबस में आपका सबसे पहले प्रिपरेशन दी है। तो अमाइंस की प्रिपरेशन हम करेंगे कैसे, तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि हम बाय रिडक्शन मेथड से अमाइंस बनाएंगे, यानी रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड करेंगे, बाय केमिकल रिडक्शन कराएंगे। तो सबसे पहले नाइट्रो कंपाउंड लेंगे, देन इसमें HCl एसिड डालेंगे, तो इसमें अमाइंस सॉल्ट बनती है। देन स्टीम डिस्टिलेशन के बाद आपको एनिलीन यहाँ पर मिल जाता है। तो आप इसमें क्या है कि आप याद रखना स्टेप बाय स्टेप कि सबसे पहले हमने रिडक्शन कौन से कंपाउंड को लेकर किया था। तो यहाँ पे हमने नाइट्रो कंपाउंड को लेकर किया था। ये आपका नाइट्रोजन नाइट्रो कंपाउंड होंगे Na2, इसको नाइट्रोबेंजीन कहते हैं एंड सॉल्ट बनती है अमाइन सॉल्ट। देन फिर स्टीम डिस्टिलेशन के बाद या फिर अल्कलाइन मीडियम में एनिलीन बनाती है। एनिलीन में आप NH2 यहाँ पर देख रहे हो, NaCN O3 साइड प्रोडक्ट वगैरह हो गया। देन उसके बाद हम नाइट्रो कंपाउंड सिमिलरली यहाँ पर लिए, देन HCl एंड Fe लेते हैं, फिर अमाइन सॉल्ट्स बनती है। देन उसके बाद यहाँ पे आपका एनिलीन बन जाता है। एनिलीन बेसिकली ये आपका पैराटोलिडीन है इसका पूरा नाम। देन एक यहाँ पर पॉइंट है कि लिथियम एल्यूमिनियम H4 रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि आपका काफ़ी यूज़ होने वाला है अमाइंस बनाने में। देन ये आपका थर्ड एग्जांपल है जिसमें NH4SH लेते हैं, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसमें आपका मेटा पर NO2 यानी डाई नाइट्रोबेंजीन है जो कि M नाइट्रो, ये आपका चेंज नहीं होने वाला जो मेटा पर NO2 है, लेकिन जो आपका यहाँ पर है NO2 वो आपका यहाँ पर चेंज होते दिख रहा होगा, जो कि एनिलीन में नाइट्रो, मेटा नाइट्रो एनिलिक इसका पूरा नाम हो गया। देन प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, यानी अब नाइट्राइल्स यहाँ पर हम क्या करेंगे कि नाइट्राइल ग्रुप का रिडक्शन कराएंगे। सबसे पहले हमने नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन कराया था जिसे NO2 कहते हैं। अब यहाँ पर नाइट्राइल का कराएंगे। कुछ पॉइंट्स है उसे रीड आउट कर लेते हैं। ऑब्टेन्ड एलिफैटिक और एल्काइल प्राइमरी एमाइंस रिडक्शन आपके 2 मेथड से किया जा सकते हैं। एक है कि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करा सकते हैं एंड दूसरा केमिकल रिडक्शन। केमिकल रिडक्शन में किस तरीके से, तो इथेनॉल और सोडियम के मेथड से एंड लिथियम एल्यूमिनियम H4। मैंने बताया था कि ये काफ़ी काम आने वाला है। जहाँ पर भी आपको लिथियम एल्यूमिनियम H4 दिखे तो आप दिमाग में सीधा आ जाना चाहिए कि वहाँ पर जो बाय प्रोडक्ट है वो वहाँ पर कहीं ना कहीं अमाइंस का प्रोडक्ट बनने वाला है। तो हम इसी का रिएक्शन से यहाँ पर देखने वाले हैं कि यहाँ पर हमने नाइट्राइल ग्रुप लिया, यहाँ पर CN आप देख रहे हो नाइट्राइल ग्रुप आपका। तो यहाँ पर मिथाइल साइनाइड इसका नाम है एंड इथेनॉल और सोडियम यानी बाय केमिकल रिएक्शन हम करवा रहे हैं। तो यहाँ पर इथामाइन बन रहा है यानी NH2 ग्रुप बनते हुए आपको दिख रहा होगा। देन नाइट्राइल ग्रुप लिया, निकल और हीट, यानी जहाँ पर भी मेटल निकल दिखे, निकल और नाइट्राइल, तो सीधा प्राइमरी एमाइन आप बना दो। ये आपका काफ़ी काम आने वाला प्रोडक्ट में, बेसिकली जो आपके प्रोडक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम्स में उसमें काम आएगा। तो यहाँ पर प्रोपिनो नाइट्राइल हमने लिया है निकल एंड 433 केल्विन पे, ये आपका प्राइमरी एमाइन यहाँ पर बन रहा है जिसे हम प्रोपामाइड कहते हैं। देन एरोमेटिक में हमने देखा है कि नाइट्राइल ग्रुप लिया, निकल एंड 433 के लिया, तो यहाँ पर CH2 एंड NH2 बन रहा है यानी बीटा फिनाइल इथाइलामाइन। देन सिमिलरली ये भी आपका है यहाँ पे रिएक्शंस। ओके, आपको लाइट सही से दिख रही होगी अब। एल्काइल हेलाइड में हम बात करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली कोई हेलाइड ग्रुप्स होगी जैसे कि ब्रोमीन, क्लोरीन एंड NaCN लेंगे तो सबसे पहले ये नाइट्राइल में कन्वर्ट होगा, नाइट्राइल ग्रुप यानी RCN में। देन निकल लेने के बाद, निकल जानते हो कि आप मेटल यहाँ पर लोगे तो आपका एमाइंस बनता है। सिमिलरली बाई एग्जाम्पल के थ्रू ये दिखाया गया है जहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर CH3CH2Cl लिया है। देन सबसे पहले नाइट्राइल में कन्वर्ट होगा, CN यहाँ लगा, देन निकल लेने के बाद ये प्राइमरी एमाइन में कन्वर्ट हो जाती है। देन अब सबसे इंपॉर्टेंट आपका आता है जो अभी तक हम बात कर रहे थे लिथियम एल्यूमिनियम H4 के बारे में कि ये काफ़ी मतलब रिड्यूसिंग एजेंट होती है और एमाइंस बनाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर आप देखो कि बाई हम अब क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर रिडक्शन करा रहे हैं एमाइड्स का। एमाइड्स क्या है, NH2 ग्रुप को हम एमाइड्स कहते हैं।
देन यहाँ पर हमने और साथ में यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप, मान लो कि यहाँ पर कीटोन भी हो सकता है या फिर एल्डिहाइड वगैरह भी हो सकता है। तो यहाँ पे इस पूरे मतलब यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप अटैच होना जरूरी है, तभी हम इसको एमाइड्स कहेंगे। तो यहाँ पर हमने यहाँ पे देखो कार्बोनाइल ग्रुप है कीटोन C+H एंड NH2। तो यहाँ पे प्राइमरी एमाइड हो गए लिथियम एल्यूमिनियम H4 एंड ईथर लेते हैं। देन आप ये याद रखो लिथियम एल्यूमिनियम H4 जहाँ पर भी आपको दिखे, जैसे आपको क्या है कि ये दिया जाता है रिएक्टेंट एंड रीजेंट दिया जाता है और प्रोडक्ट वहाँ पर लिखने के लिए कहा जाता है, या कई बार वो पूछते भी हैं कि कौन सा रिएजेंट वगैरह यूज़ करेंगे तो एमाइंस बनेगा। तो लिथियम एल्यूमिनियम H4 का यूज़ करोगे एंड यहाँ पे प्राइमरी एमाइन आप देख रहे हो यहाँ पर बन रहा है RCH2NH2 प्राइमरी एमाइन। तो इस तरीके से प्राइमरी एमाइड से प्राइमरी एमाइन बन रही है। अब आगे का एग्जांपल हम देखेंगे कि आगे क्या है। तो यहाँ पे एसिटामाइड है, यहाँ पर भी देखो आप कार्बोनाइल ग्रुप है एंड एमाइड्स जुड़ी हुई है एंड लिथियम एल्यूमिनियम H4 का यूज़ हो रहा है। तो ये भी प्राइमरी एमाइन बनाएगा, यहाँ पर CH3 CH2 एंड NH2 जुड़ता है। तो जितने कार्बन होंगे उतने कार्बन वाले ही लाइक चेन बनेंगे, जो इथाइल अमाइन 1 डिग्री बनेगा। देन अब एरोमेटिक में भी सिमिलरली होता है कि लिथियम एल्यूमिनियम ईथर एंड H2O लगाते हैं तो यहाँ पर CH2 NH2 यानी बेंजल अमाइन बनता है। We can prepare 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइंस बाय रिडक्शन ऑफ 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइड्स। अभी तक हमने क्या देखा था कि 1 डिग्री एमाइड से हम 1 डिग्री एमाइन बना रहे थे, 1 डिग्री एमाइड से 1 डिग्री एमाइन बना रहे थे। तो इसी प्रकार से 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइंस से हम क्या बना सकते हैं, मतलब 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइन बना सकते हैं बाय रिड्यूसिंग 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइड्स। आपको आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि जैसे कि अभी तक हमने क्या देखा कि 1 डिग्री एमाइड्स जो था यानी कोई कार्बोनाइल ग्रुप होगा एंड NH2 होगा, एंड इससे हम क्या कर रहे थे कि 1 डिग्री अमाइंस बना रहे थे। तो इसी प्रकार अगर हमें 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस बनाना हो तो यहाँ पर 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइड्स लेंगे हम। ओके, अब हम चलते हैं कि रिडक्शन ऑफ ऑक्साइम्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ऑक्साइम्स प्रिपेयर करेंगे, देन फिर इसका रिडक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, अमाइन मिलेगा। तो 1 डिग्री अमाइन कैन बी प्रिपेयर बाय द रिडक्शन ऑफ ऑक्साइम्स। तो यहाँ पे रिडक्शन हम ऑक्साइम्स का कराएंगे ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो सबसे पहले हम ऑक्साइम्स बेसिकली प्रिपेयर करने वाले हैं। कैसे करेंगे, तो बाय एल्डिहाइड को लेंगे, देन हाइड्रोक्साई अमाइन को लेंगे, देन ये एल्डोक्साइन यानी ये पूरा आप देखो RCH_NOH। तो इसे हम कहते हैं एल्डोक्समाइन, प्रोनाउंसिएशन मेरे कुछ अच्छी नहीं है, कीटोक्समाइन। तो ये बेसिकली ये कीटोन से बन रही है एंड ये एल्डिहाइड से बन रही है। तो ये ऑक्साइम ग्रुप वाले हो गए। तो ये बन गया। अब इन दोनों का हम लेकर फर्दर हम बनाएंगे इसका फर्दर रिडक्शन करके एमाइंस बनाएंगे। मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो ये आपका एल्डोक्साइन हो गया, जहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम H4 ईथर एंड सोडियम एंड C2H5OH वगैरह ले रहे हैं। तो अब इथाइल बनाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो 1 डिग्री एमाइन ये बन रही है। तो इसमें जितने भी हैं ना वो 1 डिग्री जो भी ऑक्साइम का रिडक्शन करा कर बना रहे हैं 1 डिग्री एमाइन ही बन रही है, चाहे एलिफैटिक ले या एरोमेटिक ले। एलिफैटिक मैंने बताया था कि ओपन चैन वाले या ब्रांच्ड चैन वाले को कहते हैं, एंड एरोमेटिक जो साइक्लिक या रिंग वाले स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें कहते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट है काफ़ी प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस में हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ये आपका नेम रिएक्शन है बेसिकली, एंड मैं कहूँगा कि इसे आप अच्छे से रट कर जाओ, चाहे इसकी डेफिनेशन, प्रोडक्ट एंड मैकेनिज्म जो आपका है उसे, क्योंकि जो नेम रिएक्शन होती है उसी में आपका मैकेनिज्म बेसिकली वो पूछते हैं। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है क्या। व्हेन अ प्राइमरी एमाइड ट्रीटेड विद क्लोरीन और ब्रोमीन इन अल्कलाइन सॉल्यूशन, देन इट फॉर्म्स अ प्राइमरी एमाइन दैट कंटेन्स 1 कार्बन एटम लेस देन द स्टार्टिंग एमाइड्स। तो यहाँ पर ये बोल रहा है डेफिनेशन कि हम प्राइमरी एमाइड्स को ट्रीट कराएंगे किससे, क्लोरीन और ब्रोमीन इन एल्कलाइन सॉल्यूशन में। एल्कलाइन सॉल्यूशन यहाँ पर क्या ले रहे हैं, KOH वगैरह ले रहे हैं हम, एंड जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो प्राइमरी एमाइंस मिलती है, एमाइन मिलेगा। और जो पेरेंट कार्बन होगा मतलब उससे 1 कार्बन कम, आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पे बेंजीन है एंड 1 कार्बन यहाँ लगा है एंड NH2 है। तो इसे रिएक्ट करा रहे हैं ब्रोमीन या फिर क्लोरीन से रिएक्ट कराएंगे एंड एल्कलाइन सॉल्यूशन लेंगे, देन इसमें 1 कार्बन कम हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 कार्बन आप देख रहे हो कि नहीं है, कम हो गया। तो ये इसे हम कहते हैं एनिलीन K2CO3 प्लस 2 KBr एंड 2 H2। ये साइड प्रोडक्ट्स हो गए एंड ये मेन प्रोडक्ट आपका प्राइमरी एमाइन से प्राइमरी एमाइंस आपका बन गया। तो इसे हम एनिलीन कहते हैं। देन ये आपका एग्जांपल हो गया जिसमें आप देखो यहाँ पे 1 कार्बन, पेरेंट कार्बन कितने ये हैं 1 2 3, तो यहाँ पर 1 कार्बन कम हो गया जो प्रोडक्ट में 1 2 प्राइमरी एमाइंस बन रहा है, तो इसे हम इथामाइन कहते हैं। देन अब हॉफमाइड ब्रोमाइड रिएक्शन का मैकेनिज्म ये है। तो मैकेनिज्म को मैं डिस्कस नहीं करूँगा, ये आपको अल्टीमेटली रटना ही पड़ेगा। मतलब लाइफ साइंस वालों को अगर मैं बताऊँ
तो उतने अच्छे केमिस्ट्री में होते नहीं है कुछ स्टूडेंट्स को छोड़ कर कि वो मैकेनिज्म पर काफ़ी कंट्रोल कर लें। तो मैं भी खुद रट कर जाता हूँ, जो मेरे पेपर थे पिछली बार, तो मैंने मैकेनिज्म में रटा था अच्छे से। एंड बाकी चीज़ें आप समझ लोगे, प्रोडक्ट वगैरह बनाना क्या, फिर डेफिनेशन है, क्या चीज़ें हैं, ये सब समझ में आ जाएंगी। लेकिन मैकेनिज्म के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, ये आपको रटना पड़ेगा। तो मैं इसे उतना डिस्कस करूँगा नहीं, क्योंकि वीडियो भी लंबी हो जाएगी और एग्ज़ाम्स भी आपके काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शंस है वो गैब्रियल पैथामाइड रिएक्शन है। तो इसमें क्या करोगे कि आप ये जो पैथामाइड है, ये आप कंपाउंड देखो, इसमें NH यहाँ पर है, ये बेंजीन है, C डबल बॉन्डो NH। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि अल्कोहलिक KOH एंड H2 आप डालोगे, यहाँ पे अल्कोहलिक KOH H2 बेसिकली ये बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर पोटेशियम यानी N माइनस हो जाती है एंड K प्लस, तो यहाँ पे ये ऐड हो गया यानी पोटेशियम पैथामाइड बनती है। देन क्या करते हैं कि फर्दर हम एल्काइल हेलाइड लेते हैं, यानी कोई हेलाइड ग्रुप को हम लेते हैं एंड देन रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पे देखो R प्लस जुड़ जाएगा एंड X जो है वो फर्दर दूसरे वाले के साथ जुड़ेगा। तो यहाँ पर हीटिंग करेंगे 20% HCl अंडर प्रेशर रिफ्लेक्सिंग करेंगे एल्कलाइन सॉल्यूशन में, तो हमें क्या मिलता है कि एक बेंजीन ग्रुप C डबल बॉन्डो एंड दोनों में ये मतलब बेसिकली यहाँ पे टूट जाएगा ये एंड अलग अलग होके OH एंड OH बना लेगा एंड प्राइमरी अमाइन अलग से बनती है RNH2। तो सिमिलर फॉर्मेट आपको याद रखना है गैब्रियल में। तो क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्वेश्चन में आप देखो कि ये आपको कंपाउंड दिया गया है, तो सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे बेसिकली इस नाइट्रोजन पे आपका अटैक करेगा, अटैक करके आप देन क्या होता है कि ये टूट जाती है, लास्ट में आपको फाइनल प्रोडक्ट देखोगे एंड C डबल बॉन्ड OH एंड C डबल बॉन्ड OH ये यहाँ पर आपको बनता हुआ दिख रहा है अलग अलग। एंड देन फर्दर क्या होता है कि प्राइमरी एमाइंस बनती है, यानी C2H5 एंड NH2 ये आपका मेन प्रोडक्ट हो गया आपका, एंड ये आपका पैथामाइड एसिड जो बन रहा है साइड प्रोडक्ट में। तो यही फॉर्मेट होती है इसकी। एंड ये एक और दूसरा क्वेश्चन है जहाँ पर हाइड्राजीन हमने लिया एंड सेम यहाँ पर बनता हुआ फिनाइल हाइड्राजीन एंड इथाइलमाइन यानी प्राइमरी एमाइन आपका बन रहा है। तो गैब्रियल से बेसिकली प्राइमरी एमाइन ही बनती है आपका। तो अब हम इस यूनिट का नेक्स्ट पार्ट में आ चुके हैं, जहाँ पर हमने अभी तक कवर कर लिया प्रिपरेशन एंड जो आपका नेम रिएक्शंस था, एक गैब्रियल किया और एक और नेम रिएक्शन था वो हमने कर लिया। देन अब हम बात करेंगे कुछ रिएक्शंस के बारे में, जैसे हॉफमैन एंड स्ट्रेटजी ऑफ एलिमिनेशन के बारे में। सबसे पहले आप जानोगे कि एलिमिनेशन रिएक्शन होता क्या है। एलिमिनेशन रिएक्शन में जो एल्केन है या एल्काइल हैलाइड है से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन निकलकर एल्कीन बनाते हैं। तो मैं समझाता हूँ आपको, ये मैंने अपने लैंग्वेज में सिंप्लीफाई करके लिखा था। जैसे एलिमिनेशन में क्या होता है कि मान लो कि आपके पास एल्केन ग्रुप है, एल्केन ग्रुप है या फिर एल्काइल हैलाइड्स है, जैसे RX कोई हैलाइड ग्रुप है आपका। तो इसमें एल्केन से क्या होता है कि हाइड्रोजन बाहर चल जाएगा एंड इससे क्या है कि आपका हाइड्रोजन ग्रुप है वो बाहर चल जाएगा एंड ये क्या बनाता है, डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाता है जिसे एल्कीन बेसिकली बनाता है। तो इसी को हम एलिमिनेशन कहते हैं। जैसे एलिमिनेट हो रही है एल्केन से आपका हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है एंड जो आप एल्काइल हैलाइड ले रहे थे उसमें से हाइड्रोजन ग्रुप एलिमिनेट हो रहा है। एलिमिनेट होकर क्या बना रहा है, एल्कीन बना रहा है। देन सेम यहाँ पर पॉइंट लिखा है कि जो बेस होती है उसमें से प्रोटॉन यानी H प्लस को हम एब्स्ट्रैक्ट करते हैं यानी रिमूव करते हैं और लिविंग ग्रुप को भी निकालते हैं। अब हम बात करेंगे हॉफमैन एलिमिनेशन। तो हॉफमैन एलिमिनेशन का रूल क्या है कि लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट, यानी सब्स्टिट्यूटेड मतलब जैसे कि नंबर ऑफ कार्बन वहाँ पर गिनेंगे जहाँ पर कम हो, जहाँ पर ग्रुप जिस कार्बन पर आप देखोगे कि जो फर्दर आसपास के कार्बन कितने कार्बन बेसिकली वहाँ पर ऐड हैं। मैं बताता हूँ कैसे करनी है। सबसे पहले जो हॉफमैन है उसमें एक तो आप समझ गए कि क्या रूल है कि यहाँ पर लेस सब्स्टिट्यूटेड जो एल्कीन है वो प्रोडक्ट मेजर होगा। उसके अलावा यहाँ पर बल्कि बेस होती है जिसके कारण स्टेरिक हिंड्रेंस होता है एंड इसलिए ये मतलब जो कार्बन होता है, कार्बन चेन होता है, वहाँ पर क्या है कि जो सब्स्टिट्यूट है वो ऐड नहीं होता है क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस है, बल्कि ग्रुप है बीच में, चेन के लंबा चेन है उसके बीच में, वो ऐड नहीं हो पाता। इस कारण जहाँ पर कम सब्स्टिट्यूटेड वाले होते हैं यानी कम हिंड्रेंस वाले, वहाँ पर जाके ऐड होते हैं जो भी प्रोडक्ट वगैरह बनाते हैं। मैं बाई एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर हमने 2 ब्रोमोब्यूटेन लिया, जैसे CH3 CHBr CH2 CH3 एंड यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये बल्कि बेस हो गया आपका, ये बेस हो गया एंड यहाँ पे आप देखो कि क्या है कि डबल बॉन्ड कहाँ बन रही है, जहाँ पर काफ़ी लेस हिंड्रेंस वाली जगह है। अगर आप यहाँ पर देखो इस कार्बन के बाद एक ही कार्बन बेसिकली जुड़ा हुआ है, एक ही कार्बन आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर लेस हिंड्रेंस वाली है, तो ये मतलब 1 ब्यूटीन बनेगा आपका मेजर, जहाँ पर कम सब्स्टिट्यूट है। तो यहाँ पर यहाँ से निकालना आसान है, मतलब कार्बन हाइड्रोजन को, सॉरी
लेकिन अगर आप बीच से कहोगे कि बीच से निकाल दो तो वहाँ पर पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वो काफ़ी स्टेरिक हिंड्रेंस वाली जगह है। एंड 2 ब्यूटीन मान लो कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो ये माइनर वाला हो जाता है आपका। तो एक और यहाँ पर पॉइंट है कि हम क्यों ले रहे हैं बल्कि बेस, यानी बड़ा वाला बेस क्यों ले रहे हैं। तो यहाँ पर बल्कि बेस को ज़्यादा सब्स्टिट्यूट कार्बन के पास पहुँचाने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो कम हिंड्रेंस वाले हाइड्रोजन को निकालता है। यानी अगर आप देखो जो 1 पर कार्बन था वहाँ का हाइड्रोजन निकालना कंपैरेटिवली इजी है जो बीच में कार्बन लगा हुआ है। तो बेसिकली यही हॉफमैन में मैं समझाना चाहता हूँ। देन सिटीज ऑफ एलिमिनेशन बिल्कुल इसका उल्टा होता है, जहाँ पर मोर सब्स्टिट्यूटेड है वहाँ पर एल्कीन है वो मेजर प्रोडक्ट हो जाता है। जैसे कि कोई एल्काइल ग्रुप है जैसे CH2 C2H5, तो वहाँ पर जाके ये क्या करेगा कि एल्कीन स्टेबल होगा। तो यहाँ पे छोटा बेस होता है जैसे NOH KOH एंड NaOET का यूज़ होगा, छोटा बेस का यूज़ होगा ताकि वो इजीली बीच में भी घुस जाए चेन के। मैं यहाँ पर सिमिलर एग्जांपल लिया हूँ CH3 CH Br CH2 CH3 एंड ये बेस आपका हो गया छोटा वाला बेस। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो एल्कीन बन रही है वो बिल्कुल बीच में बन रही है, यानी 2 पे लग रहा है। तो जो 2 ब्यूटीन है वो आपका मेजर सब्स्टिट्यूट हो जाता है एंड 1 ब्यूटीन माइनर वाला हो जाता है। तो इसी तरीके से जो मेजर सब्स्टिट्यूट है वहाँ पे एल्कीन स्टेबल होती है और मेजर प्रोडक्ट बनाती है। CTGF का ये रूल है। तो अब हम बात करेंगे कार्बामाइन टेस्ट के बारे में। तो इसके सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि कार्बामाइन टेस्ट इज़ अ केमिकल टेस्ट यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी एमाइंस बाय कन्वर्टिंग देम इनटू फाउल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड। तो यहाँ पे जो कार्बामाइन टेस्ट है उसके थ्रू हम बेसिकली डिफ्रेंशिएट करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी एमाइंस एंड टर्शरी एमाइंस को। तो मैं सबसे इजी वे में आपको एक प्रो मेथड से बताता हूँ। मेरे चैनल का नाम है भी DU प्रो। तो प्रो तरीके से मैं बताता हूँ कि सारा आपका कार्बामाइन टेस्ट कवर हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली इसमें अगर आप जाओगे तो काफ़ी मतलब रिएक्शंस एंड डेफिनेशंस आपको याद रखने पड़ेंगे। लेकिन मैं सिंपली समझा देता हूँ कि कार्बामाइन टेस्ट में हम किस तरीके से डिस्टिंग्विश करेंगे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन को। तो प्राइमरी अमाइन में हम क्या करते हैं कि क्लोरोफॉर्म एंड KOH डालेंगे तो आइसोसाइनाइड ये बनती है। यहाँ पे जो प्राइमरी अमाइन हम ले लिया क्लोरोफॉर्म CaCl3 एंड KOH क्या है अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड ये आपका आइसोसाइनाइड ग्रुप हो गया जो फाउल स्मेल करेगा। ये आपका रिएक्शंस हो गया जिसमें हमने प्राइमरी अमाइन लिया, देन क्लोरोफॉर्म एंड KOH आपका क्या बना रहा है आइसोसाइनाइड ये बना रहा है RNC एंड 3KCl देन हम इसी का एग्जांपल समझते हैं कि मिथालामाइन हमने लिया जिसमें प्राइमरी अमाइन है, क्लोरोफॉर्म है, KOH है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट आपका बनेगा आइसोसाइनाइड, यानी सिमिलर फॉर्मेट फॉलो करती है। एनिलीन में यानी एरोमेटिक वाले में भी आपका सिमिलर बनेगा, जहाँ पर NC एंड जो आइसोसाइनाइड बनती दिख रही है आपको एंड 3KCl एंड 3H2। देन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कार्बामाइन में, जैसे कि ओनली प्राइमरी अमाइंस गिव्स दिस टेस्ट, 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन डज नॉट गिव द कार्बामाइन टेस्ट। तो जो प्राइमरी अमाइन होते हैं वही सिर्फ ये टेस्ट देगा एंड 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं देगा। अगर इसमें ओडोर की बात करें यानी स्मेल वगैरह, तो आइसोसाइनाइड कैसा अनप्लीजेंट और फिशिश स्मेल करती है। दिस स्मेल इज़ अ पॉजिटिव इंडिकेटिंग अ प्राइमरी अमाइन। तो इस तरीके का अगर स्मेल आपको मिलती है, ऑब्जर्व होती है, तो वो इंडिकेट करेगा क्या कि ये प्राइमरी अमाइन है। देन इसके मैकेनिज्म ओवरव्यू की बात करें तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे कि क्लोरोफॉर्म को रिएक्ट कराते हैं विद KOH टू फॉर्म अ रिएक्टिव इंटरमीडिएट देन कॉल्ड, जिसे हम कहते हैं डाइक्लोरोकार्बीन CCl2। दिस इंटरमीडिएट रिएक्ट्स विद द प्राइमरी अमाइन टू फॉर्म द आइसोसाइनाइड। देन जो पहले इंटरमीडिएट बन गया CCl2, अब ये क्या करेगा कि रिएक्ट करती है प्राइमरी अमाइन से, तब ये क्या करेगा प्रोडक्ट बनाएगा आइसोसाइनाइड। इसका एप्लीकेशन क्या है, तो मैंने सबसे पहले शुरुआत में बताया था कि आइडेंटिफाई करने के लिए प्राइमरी अमाइन, देन डिफरेंशिएटिंग प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन, कन्फर्मेटरी टेस्ट है फॉर ऑर्गेनिक सिंथेसिस। अब हम नेक्स्ट आते हैं हिंसबर्ग टेस्ट। तो हिंसबर्ग टेस्ट इज़ अ केमिकल टेस्ट यूज टू डिस्टिंग्विश, ये भी सिमिलर आपका प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन बेस्ड ऑन दियर रिएक्टिविटी। तो इसके रिएक्टिविटी पे ये आपका डिस्टिंग्विश करती है। तो मैं इसका एक और शॉर्ट मेथड में आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से डिस्टिंग्विश करेगा। मैंने एक टेबल यहाँ बना के रखा है, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप फोकस करना कि जो आप अमाइन है, अमाइन जैसे प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी, आपको इसको डिस्टिंग्विश करनी है हिंसबर्ग टेस्ट में। तो क्या करोगे कि सबसे पहले यहाँ पे हम जो हिंसबर्ग रिएजेंट है यानी बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, यहाँ पर आप देखो C6H5SOCl2, इससे रिएक्ट करवाते हैं एंड देन हमें जो प्रोडक्ट मिलती है वो सल्फोनामाइड मिलता है, सल्फोअमाइड विथ NH मिलता है इसमें, यानी फ्री नाइट्रोजन होती है, जिसका कारण ये क्या होता है कि अल्कलाइन मीडियम में सॉल्युबल होती है लेकिन एसिडिक मीडियम में इनसॉल्युबल। तो एक तो यहाँ से आप पता कर लोगे कि ये प्राइमरी अमाइन है एक सॉल्युबिलिटी टेस्ट करके। देन सेकेंडरी अमाइन में क्या करोगे कि सल्फामाइड तो बनती है लेकिन इसमें कोई नाइट्रोजन जो NH है वो फ्री नहीं होगा, तो ये इनसॉल्युबल दोनों में होगा।
एंड टर्शरी तो रिएक्शन ही नहीं करती है, आपका जो हिंसबर्ग रिएजेंट है उसके साथ रिएक्शन ही नहीं करेगा, तो ये ऑटोमेटिक ये इंसॉल्युबल होगा। तो हिंसबर्ग टेस्ट का जो एप्लीकेशन क्या है, तो एक तो ये आइडेंटिफाई करती है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइन को, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइन एंड सेपरेट एंड प्यूरिफाई करती है अमाइन मिक्सचर को। ओके, तो कुछ दूर और है आपका अमाइंस का, तो जल्दी ख़त्म होगी ये वीडियो, ये आपका लास्ट पार्ट है। तो यहाँ पे क्या है कि मैं अगर लिख के आपको पढ़ाता तो ये वीडियो पता नहीं कितनी लंबी हो जाती, कितने घंटों की हो जाती, फिर भी मैं इसको आधे घंटे में कवर अप कर रहा हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, एंड जो डाइजोनियम एंड बेसिसिटी है वो भी मैं अपलोड कर दूँगा, आपका नोट्स बना के ही अपलोड करूँगा, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको अभी पूरा एक्सप्लेन और पढ़ाने के लिए बैठ जाऊँ, क्योंकि लास्ट मिनट पे ही बेसिकली यूट्यूब वीडियोस के लोग देखते हैं, ताकि एटलीस्ट उनके नंबर में आ जाएँ, एटलीस्ट आ जाए, मतलब 60 नंबर के हैं तो मतलब वो स्कोर कर लें 40-45 के आसपास, तो एक अच्छा स्कोर होता है ये। देन हम डिस्कस अब करते हैं कि रिएक्शंस ऑफ अमाइंस विथ HNO2 लेना है हमें, HNO2 के साथ रिएक्शन कराना है। तो सबसे पहले प्राइमरी एलिफैटिक अमाइंस लेंगे, जिसमें हम प्राइमरी अमाइन एंड HNO2 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो क्या बन रहा है कि अल्कोहल बन रहा है N2NH2। तो इसी तरीके से एग्जांपल के थ्रू मैंने बताया है कि जब हम प्राइमरी अमाइंस और HNO2 लेते हैं तो अल्कोहल बनती है। यहाँ पर डेफिनेशन में भी लिखा है कि नाइट्रस एसिड रिएक्ट विथ डिफरेंटली विथ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन। तो नाइट्रस एसिड है वो रिएक्ट करती है प्राइमरी सेकेंडरी। अब आपको याद रखना पड़ेगा कि जब प्राइमरी के साथ करता है तो यहाँ पर अल्कोहल निकलती है, एंड सेकेंडरी के साथ करेगा तो क्या होगा, एंड टर्शरी के साथ क्या रहेगा तो क्या होगा। तो ये तो एलिफैटिक के साथ आपने देखा कि अल्कोहल है, एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन के साथ क्या होता है कि यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट बनती है प्रोडक्ट के रूप में। सबसे पहले यहाँ पर आप देखो एनिलीन लिया, HNO2 एंड HCl के साथ रिएक्ट कराने पे डाइजोनियम सॉल्ट। अब ये डाइजोनियम सॉल्ट का क्या खास बात है कि ये फर्दर बहुत रिएक्टिव होती है, जो आपका डाइजोनियम सॉल्ट है वो यहाँ पर लिखा है मैंने कि डाइजोनियम सॉल्ट्स आर वेरी हाईली रिएक्टिव एंड कैन अंडरगो फर्दर रिएक्शन लाइक सैंडवेयर और गटरमैन रिएक्शन एक कर लेती है, यानी फर्दर यहाँ पर रुकती नहीं है बल्कि ये फर्दर रिएक्ट कर जाती है। देन सेकेंडरी अमाइंस की हम बात करेंगे, तो ये लाइन आपको लिखना जरूरी है जो मैंने अभी बताया है। ये रिएक्शन लिखने के बाद HNO2 के साथ रिएक्शन लिखने के बाद ये लाइन आप जरूर लिखें कि बेसिकली डाइजोनियम सॉल्ट यहाँ पर नहीं रुक कर वो फर्दर रिएक्ट कर लेते हैं, काफ़ी हाईली रिएक्टिव होती हैं। देन उसके बाद सैंडमेयर रिएक्शन की सेकेंडरी अमाइंस की बात करेंगे, तो सेकेंडरी अमाइंस में क्या होता है कि आपका सेकेंडरी अमाइंस रिएक्ट विथ HNO2 टू फॉर्म इन नाइट्रोसोमाइंस विच आर येलो ऑयली कंपाउंड होती है। तो ये किस तरीके का आपका होगा, येलो ऑयली कंपाउंड, ये आपका रिएक्शंस हो गया। एंड मैंने एग्जांपल के थ्रू भी बताया है कि क्या फॉर्म हो रही है, इन नाइट्रोसोमाइन कंपाउंड फॉर्म हो रही है। टर्शरी अमाइन, टर्शरी क्या है कि टर्शरी अमाइन डू नॉट रिएक्ट विथ HNO2 अंडरगो नॉर्मल कंडीशन बट दे में फॉर्म सॉल्ट इन एसिडिक मीडियम। तो नॉर्मल कंडीशन में टर्शरी अमाइन रिएक्ट ही नहीं करता HNO2 के साथ, ये कंडीशन लाइक अगर एसिडिक मीडियम हम देते हैं तो मे भी ये रिएक्ट कर। अब हम एक और रिएक्शन की बात करेंगे, स्कॉटमैन-बोवेन रिएक्शन। तो द स्कॉटमैन-बोवेन इज अ मेथड टू सिंथेसाइज एमाइड्स, ईस्टर एंड कार्बोनेट्स। तो इस रिएक्शन के थ्रू हम एमाइड्स, ईस्टर एंड कार्बोनेट्स बनाएंगे बाय रिएक्टिंग एसिड क्लोराइड विद द अमाइन अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। यूजुअली कौन सा बेस लेंगे, NaOH एंड KOH को लेंगे। तो एसिड क्लोराइड के थ्रू हम बेसिकली यहाँ पर हम पहला क्या कर रहे हैं कि अमाइड का फॉर्मेशन करेंगे। तो एसिड क्लोराइड ले लिया, देन प्राइमरी अमाइन लिया, फिर बेस लिया, तो ये क्या बना रही है आपका एमाइड्स बना रही है। देन ये आपका एग्जांपल हो गया। देन अब ईस्टर की फॉर्मेशन करेंगे स्कॉटमैन-बोवेन में। एसिड क्लोराइड ये आपका लिया, अल्कोहल लिया एंड ये बेस लिया। अल्कोहल या अमाइन ले सकते हैं, यहाँ पर हमने जो ऊपर है यहाँ पर अमाइन लिया था NH2 एंड यहाँ पे हमने क्या लिया है अल्कोहल एंड बेस लिया, तो क्या बना ये ईस्टर, COORDS, ये आपका ईस्टर बन गया। देन कार्बामेट्स फॉर्मेशन में एसिड क्लोराइड लिया, देन यहाँ पर हमने एमाइड लिया, देन आपका बेस NOH, ये क्या बना रहा है आपका कार्बामेट्स बना रहा है, कार्बामेट्स की फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्यों NaOH ले रहे हैं, बेसिकली बेस को क्यों ले रहे हैं इस रिएक्शन में स्कॉटमैन-बोवेन में। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि NaOH न्यूट्रलाइज द HCl फॉर्म इन द रिएक्शन एंड प्रिवेंट साइड रिएक्शन। तो यहाँ पे साइड रिएक्शन को प्रिवेंट करती है एंड न्यूट्रलाइज करती है। दे आल्सो इंश्योर द रिएक्शन मीडियम रिमेन्स बेसिक होना चाहिए ताकि प्रमोटिक एमाइड और ईस्टर को फॉर्मेशन को प्रमोट कर सके। एप्लीकेशन क्या है स्कॉटमैन-बोवेन का, तो प्रिपेयर ऑफ एसिटेनलाइड एंड अदर एमाइड्स एंड सिंथेसिस ऑफ ईस्टर इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बामेट्स और पेस्टिसाइड एंड यूरिथेन्स वगैरह फॉर्मेशन के लिए यूज़ होती है। देन
ये आपका लास्ट पार्ट है एमाइंस का। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन केस एनिलीन के बारे में, जिसमें नाइट्रेशन, ब्रोमिनेशन एंड सल्फोनेशन, इसको मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता देता हूँ आपको बाय एक टेबल मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा है इस टेबल को, जिससे आपको समझ में आ जाए। हाँ, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एनिलीन में हम क्या करते हैं कि जो नाइट्रेशन है, तो इसका कंडीशन हम लेते हैं HNO3 या H2SO4, तो इसमें जो प्रोडक्ट बनता है यानी नाइट्रो एनिलीन बनती है वो मेज़र होता है, मेटा वाला जो प्रोडक्ट होता है वो मेज़र होता है। देन ब्रोमिनेशन में जो ब्रोमीन वाटर है उसे हम रूम टेम्परेचर पर लेंगे, तो जो प्रोडक्ट हमारा बनता है वो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनता है। एंड सल्फोनेशन में कंसनट्रेशन H2SO4 कंडीशन में पैरा सल्फोनिक एसिड बनता है। मैं आपको रिएक्शन से दिखा देता हूँ एक बार ताकि हाँ, तो ये आपका हो गया नाइट्रेशन वाली रिएक्शंस, जहाँ पर आप देखो यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट है वो मेटा वाला प्रोडक्ट है, ये मेटा वाला प्रोडक्ट यहाँ पर NO2 मेटा पे जुड़ा हुआ है, तो ये मेजर होएगा और बाकी ऑर्थो पैरा वाला माइनर हो जाएगा। देन इसके अलावा ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन की बात करेंगे। यहाँ पर देखो हमने ब्रोमिनेशन कराया है, ये एनिलीन ग्रुप हो गया और ये आपका ब्रोमीन, तो यहाँ पर क्या बन रहा है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बन रही है जो कि वाइट PPT होती है। देन सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन में ये आपका रिएक्शन का पार्ट हो गया, जहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है पैरा वाला बनेगा आपका पैरा अमीनो बेंजीनो सल्फ्योनिक एसिड या फिर सल्फेनिलिक एसिड ये बनती है। तो ये आपका रिएक्शन हो गया सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन का। तो यहाँ पे एक बार आप फिर से टेबल देख लो अच्छे से। तो यहाँ पे आपका वीडियो ख़त्म होता है। अब आपका बचा है एमाइंस में एक तो बेसिसिटी वाला बचा है एंड डाइजोनियम सॉल्ट वाली बची है। ये भी ज़्यादा मैं 20 मिनट में कवर अप कर दूंगा। एंड लास्ट फिर एक आपका हेट्रोसाइक्लिक वाला यूनिट बचा है, यूनिट 3, वो भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। एंड मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड यू आर वॉचिंग ड्यूप्रो। तो आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। मैंने ऑलरेडी यूनिट 1 जो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स था वो उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। एंड सेकेंड जो हमारी यूनिट थी अमाइंस, उसकी भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया। बस उसके जो लास्ट के 2 टॉपिक्स थे बेसिसिटी ऑफ अमाइंस एंड डाइजोनियम सॉल्ट्स वाले, वो मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर दूंगा क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो बन रही थी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिसिटी ऑफ अमाइंस के बारे में एंड डाइजोनियम सॉल्ट्स, दोनों में कवर कर दूंगा। ऑलरेडी मैंने नोट्स बना लिए हैं क्योंकि इससे टाइम एक तो हमारी बच जाएगी एंड हम जल्दी पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले बेसिसिटी समझते हैं। द बेसिसिटी ऑफ अमाइंस रेफर टू द एबिलिटी टू एक्सेप्ट अ प्रोटोन। Amines have a lone pair of electron on nitrogen which can be donated to form a bond with an proton making them basic। तो बेसिकली जो बेसिसिटी होती है वो प्रोटोन एक्सेप्ट करेगा आपका। एंड इसके अलावा जो नाइट्रोजन है उस पर आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं। तो हम देखें कैसे जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है वहाँ पर आपको बेसिसिटी का स्ट्रेंथ मतलब वहाँ पर ऑर्डर आपका पूछा जाएगा कि इसका ऑर्डर बताओ, आपको दिए जाएंगे 4 कंपाउंड दे देंगे एंड वहाँ पे आपको कहा जाएगा कि आप इसकी बेसिसिटी बताओ। तो ऑर्डर ऑन बेसिक इन जनरल की बात करके इन एक्वस सॉल्यूशन द बेसिसिटी ऑफ एलिफैटिक अमाइंस यूजुअली फॉलोज। तो जो एक्वस सॉल्यूशन में हम बेसिसिटी देखेंगे एलिफैटिक अमाइंस का, वो है हमारी जो ऑर्डर मिलती है वो 2 डिग्री अमाइन की होगी, देन उसके बाद 1 डिग्री अमाइन एंड 3 डिग्री अमाइन एंड देन अमोनिया। ये सेम आपको याद रखना है, ये सीक्वेंस जो एलिफैटिक अमाइंस की होती है 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री देन अमोनिया। बट द ऑर्डर कैन बी चेंज डिपेंडिंग ऑन द सॉल्वेंट एंड इन्वायरमेंट। ये ऑर्डर आपका चेंज होता है, ये एक्वस में हमने लिया है, लेकिन अगर कोई और सॉल्वेंट यहाँ पर आ जाता है तो ये ऑर्डर आपका चेंज हो जाएगा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन आती है वो आपके एक्वस मीडियम देखकर ही वो पूछेंगे। देन अब हमारी ये फैक्टर्स अफेक्टिंग बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, यानी कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो अफेक्ट करेंगे। सबसे पहला जो हमारा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लाइक क्या है डोनेटिंग ग्रुप, मैंने शुरुआत में जो मैं हमारी पहली वीडियो थी उसमें बताया था कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हम किसे कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स को कहते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन रिच होती है और वो डोनेट करेगा। तो CH3OH ये सब क्या करती है, जो भी डोनेट करती है इलेक्ट्रॉन वो बेसिसिटी को बेसिकली इंक्रीज कर देता है, उस मॉलिक्यूल्स का बेसिसिटी इंक्रीज कर देगा। द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे Na2 या Cl होगा, अगर मान लो कि कोई मॉलिक्यूल है उस पर Na2 या Cl ग्रुप अटैच है तो बेसिसिटी को डिक्रीज़ कर देता है। तो इसी तरीके से आप कंपेयर करके उसकी ऑर्डर सजा सकते हो। जहाँ पर CH3 या OH ग्रुप आपको दिखे तो उसको आगे लिखो, मतलब उसे जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखनी है तो मतलब उसे आगे लिखोगे एंड ये डिक्रीज करती है इलेक्ट्रॉनिक विड्रॉइंग ग्रुप, तो इसे पीछे लिखोगे।
देन नेक्स्ट पेज पे हम बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा अफेक्ट करने वाला फैक्टर है वो सॉल्वेशन इफेक्ट है इन वाटर में। मोर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो बेटर स्टेबिलिटी होगी और यहाँ पे इंक्रीज करेगा आपका बेसिसिटी। लेकिन अगर हम बात करें 3 डिग्री एमाइन, अभी मैंने ऑर्डर भी बताया था कि जो 3 डिग्री एमाइन होती है सबसे पीछे होगा, मतलब उसका जो बेसिसिटी होती है सबसे कम होगा एज़ कम्पेयर टू 1 डिग्री 2 डिग्री, जैसे कि 2 डिग्री का ज़्यादा था, देन उसके बाद 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री एंड इसके बाद हमारा अमोनिया का ये था। तो इस तरीके से ये ऑर्डर होगा। देन जो थर्ड फैक्टर है वो इंडक्टिव इफेक्ट है, जहाँ पर एल्काइल ग्रुप पुश इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स नाइट्रोजन, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड बेसिसिटी। तो जो मान लो कि नाइट्रोजन ग्रुप पर अगर लोन पेयर आपको दिखे, इलेक्ट्रॉन्स रिच दिखे, तो वो क्या करता है कि बेसिसिटी को बढ़ाती है। देन फोर्थ वाला है हमारा रेजोनेंस इफेक्ट इन एरोमेटिक अमाइंस में देखेंगे, यानी साइक्लिक अमाइंस या रिंग वाले जो स्ट्रक्चर एरोमेटिक उसमें देखेंगे, जैसे C6H5NH2 लोन पेयर और नाइट्रोजन गेट डीलोकलाइज्ड इनटू द बेंजीन रिंग। तो डीलोकलाइज्ड यानी मूव करती है बेसिकली वहाँ पे। रेजोनेंस आप जानते हो कि घूमती है किस तरीके से, तो ये क्या करेगा कि डिक्रीज एबिलिटी ऑफ प्रोटोनेशन, लोअर बेसिसिटी दैन एलिफैटिक अमाइंस। यानी जब आप देखो कि कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो उसमें जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस कर सकती है, तो उसकी क्या होती है कि डीलोकलाइज के कारण उसकी बेसिसिटी कम हो जाती है एलिफैटिक के कंपेरेटिव में, यानी एलिफैटिक अमाइंस की बेसिसिटी ज़्यादा हो जाएगी एंड एरोमेटिक की कम हो जाएगी। देन ये हमारी लास्ट हो गई की पॉइंट्स की बात करेंगे कि अभी तक कौन से मतलब फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहला है हमारा की पॉइंट में एलिफैटिक अमाइंस आर जनरली मोर बेसिक होते हैं देन एरोमेटिक अमाइंस। तो ये जो की पॉइंट्स है इसके थ्रू आप बेसिसिटी का जो कंपेयर कर सकते हो उसे ईजिली कर सकते हो। जैसे कि जो एलिफैटिक अमाइंस यानी जो स्ट्रेट चैन वाले होते हैं वो आपका ज़्यादा बेसिक होगा एज़ कम्पेयर टू जो आपका एरोमेटिक अमाइंस है। देन बी है अमंग एलिफैटिक अमाइंस में, एलिफैटिक अमाइंस का ऑर्डर मैंने बताया था कि 2 डिग्री का ज़्यादा होगा, 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर अमोनिया इन एक्वा सॉल्यूशन में। यहाँ पर सॉल्यूशन बदलेगा तो इसकी ऑर्डर भी बदल जाएगी। देन सी पॉइंट है एनिलीन। एनिलीन का मैंने बताया था कि एनिलीन का स्ट्रक्चर ये एरोमेटिक होती है यानी साइक्लिक वाले NH2, तो इसको एनिलीन कहते हैं। एंड इसके डेरिवेटिव्स आर वीकर बेस ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड लोन पेयर। तो जो भी एरोमेटिक वाले कंपाउंड होते हैं उनकी बेसिसिटी कम हो जाती है। अगर आप ओपन चैन वाले एलिफैटिक ग्रुप से कंपेयर करोगे तो इसे आप पीछे रखना, यानी इसके आगे एलिफैटिक वाले जो भी होंगे अमोनिया वाले कंपाउंड, अमाइंस वाले कंपाउंड उसे रखोगे। तो यहाँ पे आपका खत्म हो गया बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। देन अब हम डाइजोनियम सॉल्ट्स के बारे में बात करके, काफ़ी सिंपल सी है, इसे आपने 12th में भी पढ़ा होगा। तो सबसे पहले हम इसका जनरल फार्मूला जान लेते हैं। तो R×X, यानी यहाँ पर जो X है वो क्या है, हाइड्रोजन ग्रुप, हाइड्रोजन जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, H2SO4 एंड BF4 वगैरह रहेगी। एंड R है एल्काइल या एराइल ग्रुप होती है। तो एलिफैटिक एंड एरोमेटिक दोनों होती है। देन इसका जो हम बात करते हैं किस तरीके से हम नोमेनक्लेचर करेंगे, तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन लिखेंगे, देन डाइजोनियम एंड उसके बाद जो भी नेगेटिव आयंस वाले कंपाउंड है उसका नाम लिखेंगे। देज आर द नेम एज अ हाइड्रोकार्बन, पेरेंट कार्बन वाले का नाम सबसे पहले लिखेंगे, आर नेम्ड फर्स्ट देन यूजिंग डाइजोनियम एज अ सफिक्स फॉलोड बाय द नेम ऑफ अनायन। तो सफिक्स में हम डाइजोनियम लिखेंगे, जहाँ पर भी एक कंपाउंड आपका N2 मिलेगा उसे हम डाइजोनियम नाम देंगे। जैसे कि मैं बताता हूँ एग्जाम्पल से, कि एग्जाम्पल में जैसे ये आपका नाम हो गया हाइड्रोजन सल्फेट, टेट्राफ्लूरोबोरेट। तो इस तरीके से आप नाम जो भी नाम है वो लिखोगे। N2 ग्रुप को हम डाइजोनियम ग्रुप कहते हैं, डाई मीन्स 2 एंड एजो मीन्स नाइट्रोजन एंड NiUm मीन्स पॉजिटिव आयन। तो ये सब अभी तक जो था ऊपर का वो लाइक एक जनरल सा था। इसमें आपको मैं अब जो मेन चीज़ें हैं एग्जांपल से वो उससे आप ज़्यादा समझ पाओगे। जैसे एक मैंने ये मॉलिक्यूल लिया C6H5N2Cl, तो इसका अब नाम लिखना है तो क्या लिखोगे, मैंने कहा था कि सबसे पहले पेरेंट का नाम लिखना है। तो पेरेंट में आप क्या लिखोगे कि बेंजीन, ये बेंजीन हो गया। N2 को मैंने कहा था कि N2 डाइजोनियम होती है तो डाइजोनियम। देन लास्ट में हम नेगेटिव आयन को लिखते हैं तो क्लोराइड हो गया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो इस तरीके से हम नाम लिखोगे। फिर से एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, ये आपका बेंजीन हो गया, इसके लिए डाइजोनियम लिखोगे एंड HSO4 के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फेट होती है इसका नाम, नेगेटिव आयन के नाम। तो इस तरीके से आप लिखोगे इसका नाम, जो भी डाइजोनियम सॉल्ट्स वगैरह होते हैं उसका। तो नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं जहाँ पे लिखा है, एक क्वेश्चन है बेसिकली, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होती है। वाई बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स आर मोर स्टेबल देन एलिफैटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स, यानी एरोमेटिक वाले जो होते हैं वो क्यों, मतलब रिंग वाले डाइजोनियम सॉल्ट्स क्यों ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू लाइक एलिफैटिक या ब्रांच्ड चेन वाले। तो इसका यहाँ पर देखो एरोमेटिक N2Cl ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू एलिफैटिक वाले। तो इसका आंसर है कि इट शुड बी नोटेड दैट एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स आर मोर स्टेबल बट
एट लो टेम्परेचर। तो यहाँ पर एक कंडीशन है कि जो एरोमेटिक वाले हैं उसे लो कंडीशन पर होना जरूरी है। कितना टेम्परेचर चाहिए, तो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस चाहिए फॉर अ शॉर्ट टाइम। ये हालांकि टेम्प्रेरी जो स्टेबिलिटी है इसे मिलती है वो टेम्प्रेरी होती है। ऑन द अदर हैंड एलिफैटिक डायजोनियम है वो आर हाईली अनस्टेबल, इसी कारण ये मतलब स्टेबल नहीं हो पाती है क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल कंपाउंड हो जाता है जो एलिफैटिक डायजोनियम वाले हैं। एरोमेटिक बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट इज़ मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। तो एक तो मैंने बताया था कि एक तो लो टेम्परेचर होनी चाहिए 0 से 5 डिग्री। एक और कारण है कि जो एरोमेटिक है वो मतलब रेजोनेंस करती है, इस कारण इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इट विल बी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सो इट इज़ स्टेबल। तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के कारण स्टेबल हो जाती है। आप यहाँ पे देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका बन रहा है, तो इस कारण इसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से हम डाइजोनियम सॉल्ट्स को प्रिपेयर करेंगे। द रिएक्शन ऑफ एनिलीन विथ नाइट्रस एसिड, जिसे H2SO2 कहते हैं, एंड सोडियम नाइट्राइट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैं डायरेक्टली रिएक्शन पे आता हूँ। ये तो आपका ये हो गया, डेफिनेशन हो गया कि हम किस तरीके से बेसिकली ये कर रहे हैं रिएक्शन। तो यहाँ पे मैं रिएक्शन पे आता हूँ सीधा। एनिलीन आपने लिया, फिर NaNO2 या HCl, इसे हम ये भी कह सकते हैं NaNO2 एंड HCl को HNO2 ही बनाती है। तो नाइट्रस एसिड या फिर एनिलीन NaNO2 HCl 0 से 5 डिग्री हम कोल्ड रखेंगे। जो भी हम जानते हैं कि जो डाइजोनियम सॉल्ट होती है उसको बनाने के लिए हमें लो टेम्परेचर चाहिए, तभी वो स्टेबल रहेगा। तो लो टेम्परेचर हमने यहाँ पे लिया 0 से 5 डिग्री या फिर केल्विन में 273 टू 278। तो यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट हमारी बनती है जिसका फार्मूला होता है एक बेंजीन N2 एंड Cl, एंड इसके अलावा साइड प्रोडक्ट में NaCl एंड 2 वाटर निकल जाएगा हमारा। तो बेसिकली यही आपका एक प्रिपरेशन मेथड है कि इस तरीके से आप बना सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यानी जो आपका डाइजोनियम सॉल्ट है इज़ ए कलरलेस क्रिस्टल सॉलिड, यानी कलरलेस होती है, यानी वाइट कलर का आपको देखने को मिलेगा। देज बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स आर स्टेबल इन अ कोल्ड वाटर बट रिएक्ट विथ। तो यहाँ पे कोल्ड वाटर में स्टेबल होती है, लेकिन जैसे ही हम अगर वार्म वाटर देंगे तो ये रिएक्ट कर जाएगी फर्दर। एलिफैटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स आर अनस्टेबल होते हैं एंड सोलूबल होते हैं वाटर में। तो नेक्स्ट जो मैं बता रहा हूँ वो आपका एक फुल चार्ट रिएक्शन है। यहाँ पे आप देखो बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट इन वाटर इनसोल्यूबल एंड स्टेबल एट ए रूम टेम्परेचर। तो ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गए। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है आपके लिए वो है कंप्लीट रिएक्शन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट्स। यानी ये आप देखो डाइजोनियम सॉल्ट्स हैं, एंड इसमें हम क्या करेंगे कि चीज़ें लाइक रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, ये आपको याद रखना पड़ेगा पूरा चार्ट को। तो सबसे पहले हमने देखा था कि हम सबसे पहले डाइजोनियम सॉल्ट्स बना कैसे। तो एनिलीन हमने लिया था, देन NaNO2 एंड HCl लिया था, पीछे अभी रिएक्शन पड़ा था, और या फिर HNO2 लिया था। तो इससे हमें क्या मिल गया था, डाइजोनियम सॉल्ट मिल गया था हमें। अब क्या करेंगे कि इसमें ये प्रोडक्ट में हम बेसिकली क्या क्या रिएजेंट डाल के हम क्या प्रोडक्ट हमें मिलेगी। तो सबसे पहले Cu2 Cl2 एंड HCl एक सैंडमेयर रिएक्शन होती है जिसमें क्लोरीन का अटैचमेंट होता है, यानी N2Cl हटकर क्लोरीन लगेगा एंड देन N2 बाहर आएगा। देन दूसरा है Cu2 Br2 एंड HBr। तो यहाँ पर ब्रोमीन लग जा रही है क्योंकि Br आ रही है रिएजेंट में, एंड यहाँ पर क्लोरीन लग रही है। सेम यहाँ पर CuCN KCN लेंगे तो यहाँ पे X यानी कोई हेलाइड ग्रुप लग रही है यहाँ पे, या सॉरी यहाँ पे हेलाइड नहीं बल्कि यहाँ पर CN आप लिखोगे। देन CuHX, ये एक गटरमैन रिएक्शन होती है जहाँ पे आप HX आ रही है यानी हेलोजन ग्रुप है, तो यहाँ पर जो बेंजीन के ऊपर हेलोजन लगेगा एंड प्लस N2 इसमें सभी में साइड प्रोडक्ट निकल रहे हैं। आप यहाँ पर देखो जो आपके रिएजेंट है वही बेसिकली बेंजीन के ऊपर लग रखी है, तो यहाँ पर हेलोजन X ग्रुप लग रहा है। देन हम HbF4 का बात करेंगे। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर बेंजीन के ऊपर N2BF4 लगा। देन फर्दर ये इसे रिएक्शन कराएंगे कॉपर और हीट करेंगे NaNO2 लेकर, तो ये क्या बनाता है, नाइट्रो बेंजीन बनाएगा। बेंजीन के ऊपर NO2 लगता है आपका। देन सिर्फ BF4 लेंगे एंड हीट करेंगे तो डायरेक्टली इसमें फ्लोरीन लग जाएगा, फ्लोरोबेंजीन, एंड H2SO4 H2O करके हीट करेंगे तो फिनॉल बनती है यहाँ पर बेंजीन के ऊपर OH। एंड सिर्फ हमें बेंजीन बनाना होगा तो H3PO2 लेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट होती है तो बेंजीन बन जाएगा। एंड मैंने कहा था कि डाइजोनियम सॉल्ट को अगर कोल्ड वाटर में तो रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन अगर वार्म वाटर लेते हैं तो रिएक्ट करके ये फिनॉल बना लेगा। तो यहाँ पर आपका जो पूरा चार्ट है वो कवर होता है, आप एक बार इससे देख लो।
ओके तो हम नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं। तो अभी तक हमने डाइजोनियम सॉल्ट्स का प्रिपरेशन देख लिया था, फिजिकल प्रॉपर्टी वगैरह देख लिया था एंड फर्दर इसके रिएक्शंस देख लिए थे। अब आपके सिलेबस में पढ़ना है डाई टेस्ट के बारे में, तो हम एजो डाई टेस्ट पढ़ेंगे। तो इसका यूज़ बेसिकली ओनली एरोमेटिक अमाइंस के लिए होती है, इसको टेस्ट करने के लिए, अमाइंस को टेस्ट करने के लिए। अगर आपने केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल लिया होगा तो एजो डाई टेस्ट आपने जरूर किया होगा, जिसमें हम अमाइंस को बेसिकली आइडेंटिफाई करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी वगैरह को। तो इसमें हम रिएक्शंस पढ़ेंगे, इन्वॉल्विंग रिएक्शंस ऑफ डाइजो हम N2 को ग्रुप को कहते हैं, एंड कपलिंग रिएक्शन इसमें पढ़ेंगे। द एजो प्रोडक्ट ऑप्टेन हैव ए एक्सटेंडेड कंजुगेटेड सिस्टम हैविंग द एरोमेटिक रिंग ज्वाइंड बाय, तो जो दो रिंग बनते हैं आपका, तो उसे ज्वाइन करने के लिए N डबल बॉन्ड N बॉन्ड बनेगा। तो मैं अगर सीधा रिएक्शन पे आ जाऊँ, या आप थ्योरी वाले जो पार्ट है उसे आप रीड आउट कर सकते हो। सिमिलर चीज़ लिखी हुई है, जो रिएक्शंस हो रहे हैं ना, वही चीज़ यहाँ पर लिखी होती है ऊपर में। तो हम क्या करेंगे कि डाइजोनियम सॉल्ट लेंगे। आप जानते हो कि डाइजोनियम सॉल्ट का जो फार्मूला है उसको, ये मैंने हॉरिजेंटली लिख दिया है ऐसा, एंड N2Cl होता है, ये नेगेटिव पॉजिटिव। तो इसी को हमने यहाँ पे बेसिकली फैलाकर लिखा है कि N ट्रिपल बॉन्ड N Cl से ये जुड़ी हुई है। देन एनिलीन हम लेंगे, यहाँ पे एनिलीन लेंगे, यहाँ पर एनिलीन का एक स्ट्रक्चर है। देन OH नेगेटिव लेंगे, तो क्या यहाँ पर बन रहा है हमारा जो एक ग्रुप है N डबल बॉन्ड N, इससे दोनों रिंग बेसिकली कनेक्ट होंगे एंड NH2 एज इट इज़ रह जाएगा। एंड इसका जो नाम है वो पैरा, क्योंकि ये पैरा अमीनो, एंड जो N डबल बॉन्ड N होती है उसको हम एजो कहते हैं, एजो बेंजीन, जो कि येलो डाई आपका येलो कलर का होगा। एंड साइड में क्लोरीन एंड H2 निकल जाएगा। ओके तो हम नेक्स्ट पेज पे हैं। तो सिमिलरली क्या होता है कि हम फिनॉल को भी इसी तरीके से बनाते हैं, जो हमारा है डाइजोनियम सॉल्ट्स विथ फिनॉल, फिनॉल लेकर, तो उसे भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। किस तरीके का होगा, ऑरेंज कलर का। और जो हमने प्रीवियस देखा था वो बेसिकली एजो डाई में येलो कलर का आपका प्रोडक्ट मिलता है। तो इसमें हम सिमिलर डाइजोनियम सॉल्ट लेंगे एंड फिनॉल लेंगे। ये बेंजीन OH लगा है तो इसे हम फिनॉल कहते हैं। एंड इसमें प्रोडक्ट हम वापस यहाँ पे सिर्फ डबल बॉन्ड होगा, 3 बॉन्ड नहीं होगा। एंड ये ग्रुप अटैच हो रही है N डबल बॉन्ड N, एंड OH एज इट इज़ रह जाएगा। एंड इसका नाम है पैरा, पे आपको हाइड्रोक्सी दिख रही है। एंड ये जो ग्रुप है उसे एजो कहते हैं। एंड बेंजीन ये ऑरेंज कलर का आपका होगा, ऑरेंज डाई होती है। देन इंपॉर्टेंस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट इन सिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। तो क्या इंपॉर्टेंस है, तो बिगेस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि जो डाइजोनियम सॉल्ट्स आर वेरी गुड इंटरमीडिएट होते हैं एंड फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह ग्रुप को एरोमेटिक रिंग पे ऐड करते हैं। देन वी नो दैट जो एराइल फ्लोराइड है या फिर एराइल आयोडाइड कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस डायरेक्टली बाय हैलोजिनेशन। तो अभी तक आपने देख रहे होंगे कि क्लोरीन और ब्रोमीन को हम इजीली अटैच कर दे रहे थे रिंग के ऊपर, लेकिन फ्लोरीन और आयोडीन को हम अटैच नहीं कर सकते डायरेक्टली, डायरेक्टली अटैच नहीं कर सकते बाय हैलोजिनेशन प्रोसेस। देन नेक्स्ट पेज पे इंट्रोडक्शन ऑफ साइनो ग्रुप ऑन बेंजीन। फर्स्टली वी हैव टू प्रिपेयर डाइजोनियम सॉल्ट। तो CN को अटैच करने के लिए पहले हम डाइजोनियम सॉल्ट्स बनाते हैं, देन उसके बाद डायरेक्टली सैंडवेयर रिएक्शन के थ्रू हम करा देते हैं। जैसे हमने लिया था वहाँ पर क्या था, CuCN था एंड क्या शायद HX था, वेट एक बार कंफर्म कर लेता हूँ मैं, सॉरी KCN था। तो यहाँ पर HX नहीं था, KCN था। तो हमने देखा कि इसके थ्रू भी हम डायरेक्टली CN को अटैच कर दे रहे थे, जो रिंग था, बेंजीन रिंग था, इसके ऊपर CN को। तो इसी तरीके से हम पहले डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हैं, देन फिर ये रिएक्शन करवाते हैं। बेसिकली ये आपका रिएजेंट हो गया एंड इस तरीके से रिएक्शन हो जाती है। एंड रिप्लेसमेंट ऑफ डाइजोनियम N2 बाय अदर ग्रुप्स इज हेल्पफुल प्रिपेयरिंग दो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर बाय डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट। तो बहुत जो ये लाइन है, ये बोलने का मतलब है कि डाइजोनियम सॉल्ट से हम डायरेक्टली बहुत सारे जो कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है, उसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं, जो कि डायरेक्टली हम नहीं कर सकते कोई और कंपाउंड को लेकर। तो यहाँ पे आपका जो एमाइंस था वो ख़त्म होता है। एंड इसी वीडियो में मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा, एक और हमारा नेक्स्ट यूनिट 3 है। सो अब हम इसी वीडियो में कंटिन्यू करने के लिए मैंने कहा था, तो यूनिट 3 को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। यहाँ पर आपका यूनिट 3 में पढ़ना है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड और साइक्लिक कंपाउंड दैट कंटेन एटम एटलीस्ट 1 और 2 डिफरेंट एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक मीन्स होती है कि कोई मान लो कि आपका साइक्लिक कंपाउंड है, तो इसमें आप क्या है कि कोई जो आपका कंपाउंड है
एक तो सब कार्बन वाले कंपाउंड हो गए, इसके अलावा एक या दो कोई अदर कंपाउंड होना चाहिए, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन हो या फिर इसके जगह नाइट्रोजन हो या फिर सल्फर हो। तो इस तरीके से आप अलग कंपाउंड यहाँ पर होना चाहिए, उसी को हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। इसके अलावा हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, ये आपका सिलेबस का पार्ट है जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है आपका, उसमें इंट्रोडक्शन क्लासिफिकेशन वगैरह पढ़नी है, तो इसलिए मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ। देन आपका जो क्लासिफिकेशन है वो आपका रिंग के बेसिस पे क्लासिफाई सबसे पहले किया गया है, जिसमें आपका 3 मेंबर रिंग से लेकर 6 मेंबर रिंग तक बताया गया है, जिसमें आपका जो सिलेबस का पार्ट है उसमें 5 मेंबर रिंग एंड 6 मेंबर रिंग वाले को एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है, एंड इसी के प्रिपरेशन वगैरह आपका पढ़ना है, प्रॉपर्टीज़ वगैरह पढ़ना है। तो 5 मेंबर रिंग में फ्यूरेन, पायरोल एंड थायोफिन आती है, एंड 6 मेंबर रिंग में सिर्फ एक ही है आपका पायरिडीन आपका सिर्फ एक ही है। देन टाइप ऑफ हेट्रो एटम, यानी आपके 3 अलग एटम मिलेंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, जिसमें आप अगर देखोगे तो नाइट्रोजन कंटेनिंग है पायरिडीन एंड पायरोल, ऑक्सीजन कंटेनिंग आपको फ्यूरेन में मिलेंगे एंड सल्फर कंटेनिंग थायोफिन में। यानी इसके स्ट्रक्चर में आपको ऑक्सीजन मिलेगा, इसके स्ट्रक्चर में थायोफिन के सल्फर मिलेगा, नाइट्रोजन के लिए दोनों पी वाले हैं, पायरिडीन एंड पायरोल। देन इसके अलावा जो आपका थर्ड है सैचुरेशन एंड अनसैचुरेटेड, तो जो भी आपका एग्जांपल पढ़ना है वो अनसैचुरेटेड यानी एरोमेटिक वाले साइक्लिक वाले कंपाउंड है, जैसे पायरोल, फ्यूरोन, थायोफिन एंड पायरिडीन, आपके सिर्फ 4 ही ये पढ़ने हैं कंपाउंड, इसी के प्रिपरेशन वगैरह पढ़ना है। देन स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देखो, ये आपका फ्यूरोन है जिसमें ऑक्सीजन मिलती है, ये 5 मेंबर रिंग है एंड एरोमेटिक स्ट्रक्चर है, एंड 4 कार्बन है आपके चारों कोनों पर। देन पायरोल में मैंने बताया था कि दोनों पी वाले जो पायरोल या पायरिडीन है दोनों में नाइट्रोजन आपको मिलेंगे, 5 मेंबर रिंग ये भी है, एंड एरोमेटिक स्ट्रक्चर है। थायोफिन की बात करेंगे तो 6 मेंबर, एक पहला सिर्फ एक का स्ट्रक्चर जो आपको 6 मेंबर वाला मिलेगा, एंड इसके अलावा इसमें सल्फर मिलता है, एंड थायोफिन भी 5 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग है, एंड सिर्फ पायरिडीन 6 मेंबर रिंग होती है, तो इसमें आपका नाइट्रोजन मिलेगा एंड थायोफिन में सल्फर मिलेगा। देन नोमेनक्लेचर की बात करें, नोमेनक्लेचर काफ़ी इजी है, इसमें आप जो ऑक्सीजन कंटेनिंग वाले कंपाउंड होंगे उन्हें फ्यूरेन बोलेंगे, देन नाइट्रोजन कंटेनिंग वाले होंगे उसे पायरोल, एंड जिसमें सल्फर मिलेगा जिस स्ट्रक्चर में उसमें थायोफिन, एंड नाइट्रोजन और 6 मेंबर रिंग होगा उसे पायरिडीन हम कहेंगे। देन यूजेस की बात करेंगे तो यूजेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। तो यूजेस में सबसे पहले फ्यूरोन का यूज़ कहाँ होता है, तो यूज इन फार्मास्यूटिकल कंपनी में एंड रेजिन्स एंड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिक सिंथेसिस में यूज़ करते हैं। देन उसके अलावा पायरोल जो कि फाउंड इन हिम में एंड यूज इन ड्रग सिंथेसिस या कंडक्टिंग पॉलीमर्स में होती है। देन थायोफिन में फाउंड इन बायो एक्टिव कंपाउंड एंड यूज इन डाइज एंड ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर में यूज़ होती है। ये आप रट के चल जाओ, यूज़ आपको लिखना जरूर होगा वहाँ पे। एंड पायरिडीन में सॉल्वेंट, रिएजेंट एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ होती है, यूज टू मेक हर्बिसाइड्स, ड्रग्स एंड विटामिन वगैरह में यूज़ होते हैं आपका पायरिडीन। इसके अलावा अब आपका सबसे जो लास्ट टॉपिक है, मतलब पूरा केमिस्ट्री सेमेस्टर 4 का लास्ट टॉपिक है, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ विद रेफरेंस इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसको मैं स्लाइड पे पढ़ाने वाला हूँ, अपने नोट्स पे नहीं पढ़ाने वाला। तो ये भी आपका ज़्यादा 20 मिनट का वीडियो होगा, मैं जल्दी ही इसका कवरअप कर दूंगा। तो आपका पूरा सिलेबस, होल सिलेबस आपका ख़त्म हो गया है यहाँ पे। एंड मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, और जो भी मेरी प्लेलिस्ट है केमिस्ट्री की उसे आप जरूर स्टार्टिंग से देखें ताकि आपको पूरा आपका सिलेबस कवर हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड यू आर वाचिंग ड्यू प्रो। तो बेसिकली ये वीडियो बनाने का पर्पस मेरा ये है कि किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि पीवाईक्यू एक बार डिस्कस कर दो आप, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वरना पीवाईक्यू वगैरह प्रीवियस ईयर क्या ही वो रिपीट करेंगे, वो क्वेश्चन बदल देते हैं। बेसिकली कुछ क्वेश्चन सिमिलर होते हैं नेम रिएक्शन वाले, वो मैंने ऑलरेडी जब आपको पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि नेम रिएक्शन बिल्कुल बाकी चीज़ें छोड़ दो, लेकिन नेम रिएक्शन आपको 3-4 बिल्कुल एकदम रट के जाओ, जो मतलब प्रीवियस ईयर में आ रहे हैं, जैसे हॉफमैन वगैरह हो गया, या फिर मतलब बाकी क्लीमेंसन कंडेंसेशन वगैरह हो गया, तो सब एकदम रट कर जाओ, वो आएगा ही आएगा, रिपीट होगा, तो उसमें आपके नंबर मिल जाएंगे। देन हम इसको देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में, तो यहाँ पर अटेम्प्ट करना है एनी 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 6। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप 6 में से 4 को सिर्फ अटेम्प्ट कर सकते हो, तो टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जिन्होंने कहा कि नहीं बन रहा। तो यहाँ पे बेसिकली यूजिंग इथाइल एसीटेट का यूज़ करके हमें ये कंपाउंड सिंथेसिस करनी है। तो इसके लिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड का ये टॉपिक है, तो वहाँ पे मैंने ये टॉपिक छोड़ा भी था क्योंकि थोड़ा सा लेंदी टाइप का होता है एंड इजी है, पर थोड़ा लेंदी टाइप का। एंड मेरे प्रोफेसर भी काफ़ी मतलब बहुत बेकार से पढ़ाया था इसको, मैं खुद नोट्स देख रहा था तो मुझे समझ में नहीं आया था।
तो मैंने खुद ये टॉपिक तैयार किया एंड लास्ट में मैं इसको कवर करूँगा, बाकी मैं पूरा पेपर आपका डिस्कस कर लेता हूँ। तो एक और चीज़ है कि यहाँ पे मैंने जो चीज़ें पढ़ा दी हैं उन्हें भी डिस्कस नहीं करूँगा, जैसे कि मैंने रिएक्शंस पढ़ा चुका हूँ। आपका एमाइन वाला जब टॉपिक एमाइन का जो आप वीडियो है उसमें आप देखोगे कि ट्राइब्रोमोबेंजीन फ्रॉम एनिलीन से हम कैसे बनाते हैं, वो मैंने डिस्कस कर रखा है रिएक्शन वहाँ पे। तो सेम आपको वहाँ से अगर आपने वो मेरी वीडियो देखा होगा तो आपको मालूम होगा कि किस तरीके से करते हैं, तो सेम टेस्ट करना है। देन डाइजोनियम सॉल्ट्स वाला जो आपका थर्ड वीडियो है वो बेसिकली बेसिसिटी अमाइंस की बेसिसिटी और डाइजोनियम सॉल्ट्स को ही मैंने पूरा डिस्कस करा है उसमें एंड उसका मैकेनिज्म वगैरह। देन एक्सप्लेन विद पायरोल बिहेव्स लाइक बोथ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो ये सी आप यहाँ पे देखो, पायरोल वाला में मैंने बताया था कि क्यों बिहेव करता है। तो यहाँ पे ये पायरोल का आपका हो गया एंड यहाँ पे कहीं पे स्टेटमेंट है आपका जिसमें इन्होंने लिख रखा है कि इट एक्ट एज ए बोथ वीक एसिड एंड वीक बेस। हाँ ये रहा वो जिसमें मैं हाइलाइटर ले लेता हूँ। पायरोल इज नॉट ओनली द वीक बेस बट ऑल्सो द वीक एसिड, दिस इज सो बाय इट्स रिएक्शन विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड ग्रेनाइट रिएजेंट्स। तो यहाँ पे जो एसिडिक कैरेक्टर है उसमें उन्होंने बता रखा है कि ये दोनों तरीके की सिर्फ वीक बेस ही नहीं बल्कि वीक एसिड की तरह भी काम करता है। तो ये पायरोल की कुछ कैरेक्टर्स आप वगैरह लिख सकते हो, बेसिसिटी वगैरह लिख सकते हो, देन रिएक्शंस बता सकते हो, यही सब है और क्या डिस्कस करना है। देन आते हैं अपने पेपर पे। सो यहाँ पे अरेंज द पायरोल थायोफेन एंड फ्यूरेन इन डिक्रीजिंग आउट ऑफ देयर एरोमेसिटी जस्टिफाई योर आंसर। तो ये भी मैंने डिस्कस कर लिया, लास्ट वीडियो बेसिकली पूरा ही आपका फ्यूरेन पायरोल थायोफेन एंड पायरिमिडीन पर है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। देन कंप्लीट रिएक्शन करिए। हाँ इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको, मैंने अपने कॉपी में लिख रखी है। तो ये बेसिकली कौन सा कंपाउंड है, ये आपका पायरिडीन है, सॉरी पायरोल है। पायरिडीन आपका 6 मेंबर का रिंग होता है एंड पायरोल होती है वो 5 मेंबर का रिंग होगा यहाँ पे। तो यहाँ पर HCN HCl वगैरह डालते हैं एंड इसका भी मैंने लिख रखा है यहाँ पे, ये देखो ये आपका पायरोल हो गया, ये आपका पायरोल एंड ये आपका कंपाउंड बन रहा है पायरोल 2 कार्बल एल्डिहाइड। तो यहाँ पे जो सेकेंड नंबर कार्बन है वहाँ पर C डबल बॉन्ड O H ग्रुप ऐड हो रही है, एल्डिहाइड ग्रुप। एंड ये सेकेंड नंबर हो गया जिसमें से ये देखो Br आपका रिमूव होगा एंड NaCN and H12। तो क्या बनाती है, 2 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड बनाती है, यानी यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का एक ग्रुप जुड़ता है वो एक एसिड। देन ये दोनों हो गया आपका। देन पायरिडीन अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पोजीशन, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है पायरिडीन वाले केस में। पायरिडीन वाले केस में कहाँ गया कि क्यों बेसिकली हम 2 और 3 पे लगाते हैं। तो क्योंकि अगर हम 2 पोजीशन पे तो लगती हैं, लेकिन अगर वहाँ पर चीज़ें ब्लॉक हो गई, ये देखो आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड हाँ ये पायरिडीन अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मेनली आपका C2 कार्बन पे होता है और एट C4 इफ़ C2 अगर ब्लॉक होती है तब आपका C4 कार्बन पे न्यूक्लियोफिलिक यानी न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। वरना आप देख रहे हो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है चाहे वो अमाइड वाली ग्रुप हो या फिर हाइड्रोक्साइड वगैरह, वो C2 कार्बन पर ही लग रही है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हो कि C4 कार्बन यानी C2 ब्लॉक होती है तभी हम C4 पर जंप करेंगे वरना नहीं। देन एक्सप्लेन बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग अमाइंस। तो यहाँ पर अमाइंस का मैंने बताया था कि जो 3 डिग्री वगैरह होती हैं वो उसकी जो बेसिसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। तो ये इसका यहाँ पर क्या कर रहा है, बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ द अमाइन, यानी सबसे ज़्यादा इसकी बेसिसिटी होगी, देन इसकी। देन सी राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व व्हेन फ्यूरेन ट्रीटेड विद द, ये भी मैंने डिस्कस कर रखा है फ्यूरेन वाले केस में। आ जाओ भाई फ्यूरेन का। तो बेसिकली मैं इसलिए आपका प्रीवियस नोट्स खोल के दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको पता लग सके कि कहाँ पर ये चीज़ें मैंने पढ़ाई है। यहाँ पे क्या था इन्होंने डिस्कस किया था, हाँ ये बेसिकली फ्यूरेन का पूरा ही रिएक्शंस है जहाँ पर बाय ऑक्सीडेशन बाय ड्राई डिस्टिलेशन वगैरह मेथड से मैंने बताया है। अच्छा एनहाइड्रेट मेथड से। ये डिहाइड्रेशन करा रहे हैं यहाँ पे एंड ओके। सो अब हम नेक्स्ट जाते हैं, राइट द नेम ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म सिंथेसिस प्राइमरी अमाइन व्हेन एसिटामाइड रिएक्ट्स विद Br2 एल्काइन कंडीशन। तो ये भी मैंने अमाइन वाले में बहुत पढ़ा है, मैंने सारे रिएक्शंस पढ़ाए हैं भर के, हिंसबर्ग वगैरह कैसे डिस्टिंग्विश करते, देखो डिस्टिंग्विश वाला केस आ गया। तो इसके लिए एकदम मैंने काफ़ी इसके लिए अमाइंस में
यहाँ पर ए तो बेसिसिटी का हो गया, जो अभी डिस्टिंग्विश करेंगे प्राइमरी सेकेंडरी, उसके लिए हिंसबर्ग टेस्ट वगैरह या फिर कार्बालमाइन टेस्ट वगैरह होती है। तो वहाँ से आप देखोगे, वहाँ अगर वो आपने पढ़ रखा है तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ PYQ का। एंड इसके अलावा अरेंज करना है एसिडिक ऑर्डर में, तो इसका क्या होगा, इसका मैंने ऑर्डर लिख रखा है यहाँ पे आप देखो, यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखनी है। तो हालांकि मैंने इसका उल्टा थोड़ा कर दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर लाइक इस तरीके से होना चाहिए था, इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर, लेकिन मैंने सबसे जो मोस्ट एसिडिक वाला है फ्लोरीन वाला, उससे सबसे आगे लिखा है, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, देन उससे कम CH3COOH। तो यही इसका ऑर्डर, आप बस इसको लट देना। यहाँ पे FCH2 एंड COOH वगैरह, फिर यहाँ क्लोरीन वाला लिखना, यहाँ पे ब्रोमीन एंड यहाँ पे CH3COOH का जो एसिडिटी होती है वो सबसे कम होती है। देन और क्या है क्वेश्चन में आपका, ये डन हो गया आपका। देन एक्सप्लेन करना है ये सुटेबल रिएक्शंस, ये भी आपके मैंने पायरिडीन वाले केस में एक्सप्लेन कर रखा है। 4th वीडियो में आप जाकर देखना, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। देन हाँ, पाल क्नोर सिंथेसिस का जो है वो ज़रूरी है आपका। यहाँ पर इन्होंने पायरोल का पूछा, पर जो पाल क्नोर सिंथेसिस है वो उससे बेसिकली हम फ्यूरेन या थायोफिन वगैरह भी बना सकते हैं इससे। तो इसके लिए भी मैंने, मान लो कि इस बार ये आ गया, ये आपका पायरोल वाला आ गया, लेकिन मान लो कि इस बार का पेपर में आपका इन्होंने पूछ दिया फ्यूरेन या थायोफिन वाला, तो किस तरीके से बनाओगे। तो सबसे पहले ये देख लो कि पायरोल वाला कैसे होता है। तो यहाँ पर डार्क कार्बोनाइल कंपाउंड हम लेते हैं एंड देन ट्रीट कराते हैं, अमाइन डेरिवेटिव्स गिव्स पायरोल। यहाँ पर आप देखो 2,3-हेक्साडायोन, यानी 2 कार्बोनाइल ग्रुप है यहाँ पे, एंड इसको ट्रीट करा रहे हैं हम किससे, अमाइन से। देन CH3COOH एंड हीट करते हैं 17 आवर के लिए, तो ये आपका बन रहा है 2,5 डाइमिथाइल पायरोल। पायरोल में आप जानते हो कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं। देन फ्यूरेन का भी कुछ ऐसा ही है, ये कंपाउंड लेंगे हम एंड फास्फोरस पेंटाऑक्साइड यानी P2O5 से रिएक्ट कराएंगे, तो ये आपका फ्यूरेन बन जाएगा आपका। एंड C2 कार्बन पर भी ऐड होती है जो भी आपका ग्रुप्स वगैरह है। देन थायोफिन के लिए ये हो गया, डाइकार्बोनाइल लेंगे एंड ट्रीट करेंगे P2S5 से। हम बेसिकली आप इससे भी पहचान सकते हो कि जो रिएजेंट वगैरह है वहाँ पे आप इससे कि पहचान सकते हो, जैसे फ्यूरेन में ऑक्सीजन होता है तो आप P2O5 लगाओगे, इसमें सल्फर होता है तो P2S5 लगाओगे थायोफिन में। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो ये कंपाउंड। देन टर्शरी अमाइंस, ये भी मैंने कर रखा है अमाइंस वाले में। देन हाँ, ये जो ABC वाला कंपाउंड आपका लिखना है, जैसे कि Br2 रेड एंड B एंड C क्या होगा, तो इसका भी मैंने प्रोडक्ट बना रखा है। यहाँ पे आप देखो Br2 एंड रेड फास्फोरस डालेंगे तो बेसिकली ये हेल-होलार्ड-जेलेंसी रिएक्शन है, जहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है ये आपका अल्फ़ा कार्बन हो गया, जो ये वाला कार्बन है। तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ता है बेसिकली CH3CH2 CH Br COOH वगैरह, एंड देन SOCl2 डालते हैं एंड NH3, तो ये आपका ब्यूटामाइड वगैरह बनता है। देन B के बाद आपका C करना है, C में Br2 एंड NaOH डालना है, तो ये एक हॉफमैन रिएक्शन हो गया जहाँ पे CH3 CH2 CH2 NH2 बनता है प्रोपामाइड। रट लो आप बेसिकली अभी प्रोडक्ट में भी शायद सेम क्वेश्चन आ जाए। देन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ गैस, तो यहाँ पर इन्होंने गैस के लिए पूछा, मान लो कि इस पेपर में आपके लिए एक्वस के पूछ देगा, तो मैंने दोनों लिख रखा है। जैसे गैस के लिए क्या होती है, देखो गैस के लिए होती है 3 डिग्री सबसे ज़्यादा होगा, फिर 2 डिग्री 1 डिग्री, एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने, मैंने ऑर्डर इसे उल्टा कर दिया है। जैसे सबसे ज़्यादा तो 3 डिग्री होगा, आप इस तरीके से लिखना, मतलब इस तरीके से जो इसका सिंबल है ना वो करना, एंड यहाँ पे 3 लिखना इस तरीके से, एंड यहाँ पे 2 लिखना, यहाँ पे 1 लिखना, एंड यहाँ पे NH3 वगैरह लिखना। एंड एक्वस के लिए क्या होती है 213 एंड अमोनिया होती है। देन ये हो गया आपका ट्राइक्लोरो एसिडिक स्ट्रॉन्गर एसिड है। देन एसिटिक एसिड, ये गूगल करोगे आ जाएगा आपका। देन हाउ विल यू सिंथेसाइज फिनॉल इन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, तो यहाँ पे मैंने डाइजोनियम सॉल्ट जब बता रहा था वहाँ पर एक मैंने लास्ट में आपका काफ़ी बड़ा सा मतलब डाइजोनियम सॉल्ट लेके एंड उसके बाद काफ़ी बड़ा सा चार्ट वहाँ पर बनाया था, तो वहाँ से आप फिनॉल कैसे, एकदम सिंपल सी। यहाँ पर क्या होता है कि हाइड्रोलिसिस बेसिकली करते हैं, H2O डाल के वार्म कर देंगे, डाइजोनियम सॉल्ट में H2O डाल के वार्म करेंगे तो आपका फिनॉल मिल जाती है। सिंपल सी है बिल्कुल रिएक्शंस, बस आपको मतलब याद आनी चाहिए, रिकॉल होनी चाहिए टाइम पे। ये भी IUPAC हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड काफ़ी सिंपल से मैंने बताया था कि किस तरीके से इसका नामकरण करना है। ये तो बिल्कुल सल्फ़र वाला है, तो क्या हो गया, थायोफिन हो गया, इसी तरीके से पता लग रही है। देन इसके अलावा
फ्यूरेन लेड एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्यूरेन हाइड्रोक्लोरिक सॉल्ट एंड टर्न ब्राउन रेनिस इन प्रेजेंस ऑफ O2, ये भी मैंने डिस्कस कर रखा है पूरा, मतलब पीपीटी मैंने डिस्कस किया है, इससे एक भी चीज़ें छोड़ी नहीं है। हाँ, एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पर आप देख लो ऑर्डर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने लिखा है। सबसे ज़्यादा आपका NO2 वाला होगा, देन फिर Br, Cl एंड नॉर्मल वाला CH3 यानी मिथाइल वाला ग्रुप होगा। ये आपका एसिडिक स्ट्रेंथ हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में एसिडिक स्ट्रेंथ। देन नेम रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कितने नंबर का आपका, मतलब 3 अगर लिख दो तो 3 ही लिखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे 9 नंबर आपका नेम रिएक्शन पे मिलता है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड एक छोटी मोटी चीज़ें जैसे ये काफ़ी एक्सप्लेन करनी है, 4 नंबर का है तो सिंपली आप एक्सप्लेन कर सकते हो, लाइक जैसे कि एसिड एनहाइड्राइड वगैरह रेजोनेंस करता है तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, एंड जो एसिड हैलाइड है वो मोर रिएक्टिव होती है बिकॉज ये काफ़ी अनस्टेबल है। तो इस तरीके से आप कुछ पॉइंट्स लिख के इसे भी एक्सप्लेन कर दोगे, तो मतलब आपका लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ना, ये 6 नंबर, वही आपका मतलब अच्छा खासा नंबर आप इसमें गेन कर सकते हो। 9, 9, 4, 9, 9, 4, 13 एंड 15 नंबर के हैं, एंड मुझे नहीं लगता कि ये किसी का छूटेगा भी, क्योंकि काफ़ी इजी है। नेम रिएक्शन तो मैंने बोला ही है कि 3 बस रट के चल जाओ, हेलवोलार्ड, क्लिंसन, रिफॉर्मी, एंड सिर्फ ये लाइक ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे सिर्फ एक काम कर गए हेलवोलार्ड, मैं पीछे भी अभी रिएक्शन बता रहा था, वहाँ पर भी प्रोडक्ट बन रहा था, वो हेलवोलार्ड वाला ही प्रोडक्ट बन रहा था। तो ये सिर्फ तो यहाँ से आपका 15 हो गया, एंड बहुत सारे ऐसे बेसिसिटी वाले क्वेश्चन है, जैसे ये वाले बेसिसिटी क्वेश्चन है, प्रोडक्ट बनाने, मान लो प्रोडक्ट नहीं आया फिर भी बेसिसिटी वाले तो अरेंज कर ही सकते हो, मैंने बहुत बताया है। एंड इसके अलावा और ये वाला चुन लो, तो इस तरीके की चीज़ें आएगी आपके एग्ज़ाम में। एंड आपको बस वहाँ पे क्या है कि सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आप इसको अटेम्प्ट कर लोगे फर्स्ट वाले क्वेश्चन को, तो यहाँ पर ख़त्म हो जाओगे आप इसमें आपके 5 करने हैं, तो 3 नंबर का ईच है, तो 15 नंबर आपके यहाँ पर उड़ जाएंगे, क्योंकि इसमें चांसेस है आपको गलत होने का, मतलब सही से आपका इसका मैकेनिज्म वगैरह प्रोसीजर नहीं लिखोगे तो गए आप। तो यहाँ पे 4 ही करने हैं, लेकिन आपको जो क्वेश्चन सिलेक्शन है वो बेसिकली आपको सही तरीके से करना आना चाहिए। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे बताना कि इसे डिस्कस करना है कि नहीं, या फिर मैं तो सजेस्ट करूँगा कि छोड़ ही दो आप। सो यहाँ पर हमारी वीडियो एंड होती है, एंड मैं वेट करूँगा अगर किसी का रिप्लाई आती है इस वीडियो के बाद तो मैं इसे ज़रूर डिस्कस करूँगा, एंड इसका टॉपिक भी मैं पढ़ा दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।